Hey, so hello everyone. This is C Akash Kandoi and I hope every one of you is doing really very good. Please सबसे पहले अपना ध्यान रखना. टाइम्स काफ़ी टफ चल रहे हैं अपने कंट्री में नहीं पूरे देश में काफ़ी टफ चल रहे हैं. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना क्योंकि दिस इज़ द लास्ट थिंग वी वांट, राइट? कि हम एग्ज़ाम के पहले बीमार पड़ जाए या एग्ज़ाम के पहले हमारे फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए या ऐसा कुछ मुसीबत आ जाए. तो प्लीज़ अपना उस एस्पेक्ट पे ध्यान रखना. चलो, लेट्स कंटिन्यू विद दैट अमेंडमेंट सीरीज जहाँ हमने इंडियाज 24 दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स तक कंप्लीट किया था. नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इंडेज दैट इज इंडेज 33. जैसे मैंने आप ऑलरेडी लिख के रखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड हुआ है, उस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन भी ऐड हुआ है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में. उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे. ये कंसेप्ट और वो क्वेश्चन दोनों आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से LDR रहने वाला है. तो इसको प्लीज आप स्टार मार्क करके रख लेना, राइट? कंसेप्ट तो आइडियली आपको ऐसा बोलेंगे नहीं कि बता दो कंसेप्ट लिख के बता दो, लिखने नहीं बोलेंगे, बट यस क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए और क्वेश्चन समझने के लिए अपने को कंसेप्ट भी आना चाहिए. तो वो क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. चलो ठीक है, अब इस कंसेप्ट को मैं रीड करता हूँ. सबसे पहले डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना. हम यहाँ इंडेक्स 33 EPS पढ़ रहे हैं, राइट? अब ये जो कंसेप्ट ऐड हुआ है ये सिर्फ आप डायरेक्टली इतना पार्ट पढ़ लोगे तो आपको नहीं समझेगा. मतलब मैं भी क्या करूंगा, एक प्लेन रीडिंग दे दूंगा, ऊपर से आपको 10-20% आइडिया दे दूंगा कि हम करने क्या वाले. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाके क्वेश्चन समझने का ट्राई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको अमाउंट्स के थ्रू इजीली समझा पाऊंगा कि इन लोग कहना क्या चाहते हैं इस कंसेप्ट के अंदर. क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद हम वापस से आएंगे और वापस से एक बार रीड करेंगे और जब दूसरी बार हम इसको रीड करेंगे हमको 100% ये समझ जाएगा, राइट? तो प्लीज उस एस्पेक्ट पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. क्लियर है चीज? चलो ठीक है, फटाफट रीड करते हैं. एंटिटी विद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. अच्छा, ये जो इंडेक्स है ईपीएस, इसमें हम क्या निकालते हैं? जनरली दो तरह के ईपीएस निकालते हैं. एक निकालते हैं बेसिक ईपीएस और एक निकालते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, राइट? अब किसी भी एंटिटी में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हमको एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 2 बोला गया है कि कभी भी अगर आपके पास कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसका प्रॉफिट आप अलग से दिखाओगे, राइट? तो उस केस में ईपीएस में कैसा होता है, जब आप बेसिक ईपीएस निकालते हो तो आइडियली आप तीन तरह के ईपीएस निकालोगे. एक EPS only considering continued operation, एक EPS considering the profit and loss from discontinued operation और एक basic EPS overall basis पे, मतलब combining continued and discontinued operation. Same is the case with diluted EPS. तीन तरह के diluted EPS आपको निकालने पड़ेंगे. continuing operation का diluted EPS, discontinuing का diluted EPS और एक overall combined diluted EPS, right? तो अब वो क्या बोलते हैं, whenever an entity has any discontinued operation. मैं वापस बता रहा हूं, मैं यहाँ सिर्फ प्लेन रीडिंग करने वाला हूँ. थोड़ा थोड़ा जो समझा पाऊंगा वो समझाऊंगा, बाकी छोड़ देना. क्वेश्चन करके वापस आएंगे तो पूरा समझ जाएगा, ठीक है? ध्यान देना. एन एंटिटी दैट रिपोर्ट्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड यूज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. एन एंटिटी दैट रिपोर्ट्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसका मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है. उसके डेफिनेशन में नहीं जा रहा है, मैं अज्यूमिंग कि आप एक बार FR पढ़ के आए तो आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब पता है. should use income from continuing operations adjusted for preferred dividends. मतलब जब आप income from continued operation निकालोगे तो obviously हम उसमें से preference dividend माइनस कर देते हैं. and similar adjustments if any as the control number in determining whether potential common shares are dilutive. ये पढ़ के थोड़ा बहुत ये समझते हैं कि जब भी आप discontinued operation रिपोर्ट करते हो तो उस केस में आप जो भी इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड लेस एनी अदर एडजस्टमेंट्स, उसको आप यूज करोगे एज अ कंट्रोल नंबर. अब कंट्रोल नंबर क्या होता है अपन छोड़ो, बाद में देखेंगे. इन डिटरमाइनिंग वेदर द पोटेंशियल कॉमन शेयर आर डाइल्यूटिव और नॉट. कभी भी आपको एक बात पता होना चाहिए, डाइल्यूटिव होता है या फिर एंटी डाइल्यूटिव होता है, ठीक है? जब मैं बोलता हूं कि डाइल्यूटेड ईपीएस, मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं यहां, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर. सपोज लेट्स से मैंने ईपीएस निकाला बेसिक वाला, ठीक है? लेट्स से मेरा बेसिक ईपीएस आया ₹5 पर शेयर, राइट? बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, आप न्यूमरेटर में ले लोगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर. अब हमको निकालने बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर एग्जांपल. तो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है आप ले लोगे ऊपर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एड या लेस एडजस्टमेंट्स फॉर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एड एडजस्टमेंट्स या इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. मतलब अगर कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह जो फ्यूचर में जाके इक्विटी बनने वाले हैं, तो आज ही इक्विटी वालों को बता दो कि ऐसा डाइल्यूशन
फ्यूचर में पॉसिबल है। डाइल्यूशन मतलब आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट का बंटवारा कम होने वाला है। इसका मतलब जहां आपको पर शेयर पे 5 रुपया मिल रहा है तो डाइल्यूशन होगा, इसका मतलब आपको फ्यूचर में शायद पर शेयर पे 4 रुपया मिले। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में शेयर होल्डर्स ज्यादा होने वाले। शेयर होल्डर ज्यादा कैसे हो जाएंगे? बिकॉज ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर अल्टीमेटली क्या बनने वाले हैं? इक्विटी शेयर बनने वाले हैं। ठीक है। अब कोई भी ईपीएस डाइल्यूटेड तब होगा जब ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद ये जो आता है दिस इज लेस देन बेसिक ईपीएस। अगर ये लेस देन बेसिक ईपीएस आता है तो हम बोलते हैं दिस इज डाइल्यूटेड। और अगर ये बेसिक ईपीएस से ज्यादा आता है, ज्यादा मतलब अगर लेट्स से सपोज बेसिक ईपीएस आपका आया 5 रुपीज पर शेयर और आपका डाइल्यूटेड आ गया ₹6 पर शेयर, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे दिस इज एंटी डाइल्यूटिव। ये चीज हमने आईपीसीसी में AS20 में भी सीखी थी और हम यहाँ ईपीएस के अंदर भी डिस्कस करते हैं। इसको हम बोलेंगे डाइल्यूटिव। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर कोई भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से वो ईपीएस एंटी डाइल्यूटिव दिखता है तो उसको रिपोर्ट नहीं करने का। तो उस केस में अगर वो डाइल्यूटिव दिखेगा तो ही रिपोर्ट करने का। सिर्फ इतना समझता सबको ये चीज? ठीक है, जनरली सबको पता होगा बट मेरे को लगा कि एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब अगर आपका बेसिक से ज्यादा आता है डाइल्यूटेड ईपीएस तो वो डाइल्यूटेड नहीं, वो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा, बराबर। और अगर वो बेसिक से कम आता है तो क्या होगा? वो डाइल्यूटेड ईपीएस हो जाता है। इतना समझता आपको? मतलब बेसिक से कम होना चाहिए तो डाइल्यूशन होगा। ठीक है, ये तो हुआ अगर बेसिक ईपीएस पॉजिटिव था, तो ये मेरे केस में पॉजिटिव था। ठीक है, अब मैं आता हूं नीचे एक और केस में जहां मेरा बेसिक ईपीएस इज नेगेटिव। लेट्स से फॉर एग्जांपल बेसिक ईपीएस मैंने निकाला, मैं एक नंबर अज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स वाज नेगेटिव 10 lakhs, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वर लेट्स से 20 लाख शेयर्स, तो मेरा बेसिक ईपीएस आ जाएगा -0.5 रुपीज। -0.5 रुपीज मतलब माइनस में मेरा बेसिक ईपीएस आ गया, बराबर। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल डाइल्यूटेड ईपीएस हम निकाल रहे हैं, तो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि डाइल्यूशन की वजह से पोटेंशियल इक्विटी शेयर वर लेट्स से 30 lakhs, मतलब पोटेंशियल इक्विटी शेयर 10 lakhs एक्स्ट्रा आ गए, तो उस केस में मैं बोलूंगा प्रॉफिट पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तो 10 lakhs डिवाइड बाय मैं बोलता हूं 20 lakhs जो ऑलरेडी थे प्लस जो 10 lakhs ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो फ्यूचर में इक्विटी बनने वाले हैं, बराबर। तो उस केस में मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आ जाएगा? इट विल कम टू 0.33 पर शेयर। नाउ द क्वेश्चन इज ये 0.33 पर शेयर इज इट डाइल्यूटिव और इज इट एंटी डाइल्यूटिव? ठीक है, तो काफी लोग बोलेंगे सर ये डाइल्यूटिव हो गया। डाइल्यूटिव कैसे हो गया? सर सिंपल है ना सर, डाइल्यूटिव हो गया। कैसे होगा डाइल्यूटिव? सर सिंपल है, देखो अपन ने प्रॉफिट में क्या लॉजिक लगाया था? प्रॉफिट में बोला था कि देखो डाइल्यूशन के पहले हर शेयर होल्डर को 5 रुपया मिल रहा था, डाइल्यूशन होने के बाद हर शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है? 4 रुपया मिल रहा है। तो अगर कम दिख रहा है तो डाइल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो डाइल्यूटेड है। लॉस के केस में जहां पहले 0.5 था अभी वो गिर के 0.33 हो गया, तो अगेन इट इज डाइल्यूटिव। गलत लॉजिक है, लॉजिक गलत है। दिस इज नॉट डाइल्यूटिव, दिस इज एंटी डाइल्यूटिव। वाई सो सर? ये तो आपने कुछ अलग ही बोल दिया। प्लीज ध्यान से सुनना, अभी प्लीज ध्यान से सुनना। डाइल्यूशन का बेसिक मतलब क्या होता है? हम ये डाइल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट ही क्यों करते हैं पहले वो समझ लो, आपको सब कुछ समझ जाएगा। डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिकली करंट शेयर होल्डर्स को कंजर्वेटिज्म बताने के लिए रिपोर्ट किया जाता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है या प्रॉफिट कम होने वाला है तो आप पहले ही रिपोर्ट कर दो, राइट। तो बेसिक वाले केस में जब मैं बेसिक ईपीएस रिपोर्ट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ करंटली जो शेयर होल्डर्स है उनको कंसिडर करके रिपोर्ट कर रहा हूं। डाइल्यूटेड वाले केस में मैं क्या बता रहा हूं बेसिक वालों को? डाइल्यूटेड वाले में बेसिक वालों को ये बता रहा हूं, देखो जो अभी इक्विटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो इक्विटी बन सकते हैं, उनके आने से आपका पर शेयर का इनकम कम होने वाला है, तो ऐसा डाइल्यूशन होने वाला है तो आप रिपोर्ट कर दो, बराबर। ठीक है, अब आते हैं लॉस वाले केस में। लॉस वाले केस में जब डाइल्यूशन वगैरह नहीं होता है तो हर एक शेयर होल्डर कितने का लॉस बेयर कर रहा है? 0.5 का लॉस बेयर कर रहा है जब डाइल्यूशन वगैरह नहीं होता है, तो बराबर। हमको डाइल्यूटेड ईपीएस सिर्फ तभी रिपोर्ट करना जब एग्जिस्टिंग वाले डर जाते हैं ये देखकर कि प्रॉफिट हमारा पर शेयर प्रॉफिट कम होने वाला है। ध्यान से सुनना, लॉस वाले केस में हर एक शेयर होल्डर कितना लॉस बेयर कर रहा है? 0.5 का लॉस बेयर कर रहा है बिफोर एनी पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है, फ्यूचर में जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर आएंगे तो उनके आने से पर शेयर का लॉस कितना हो गया? 0.33। लॉस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब ये पोटेंशियल वालों के आने से एग्जिस्टिंग वाले खुश हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि जब वो नहीं थे तो उनको 0.5 का लॉस बेयर करना पड़ रहा था, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो हर एक शेयर होल्डर को कम लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो इसलिए जहां
कम लॉस बेयर करना पड़ रहा है, इनके लिए तो खुशखबरी है, और इनको खुशखबरी देने का ही नहीं है, बिकॉज अगर आप खुशखबरी दे रहे हो तो उस केस में आप एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस रिपोर्ट कर रहे हो। तो लॉस वाले केस में फंडा उल्टा चलता है। लॉस वाले केस में डाइल्यूटेड तब होगा जब 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 आपका बेसिक में जो लॉस है उससे ज्यादा लॉस डाइल्यूटेड में दिखना चाहिए। मतलब अगर ये 0.33 नहीं 0.66 आ जाता तो उस केस में आप बोलते हैं हाँ अब डाइल्यूशन वाले के आने से और ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो उस केस में हम बोलते हैं दिस इज डाइल्यूटिव। सबको समझता है क्या ये चीज? प्लीज ये बात का ध्यान रखना। मुझे लगता है कि शायद 70-80% स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, बट आई एम गेसिंग कि कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनको ये लॉजिक पहले से नहीं पता होगा, राइट? मैंने भी अभी सीखा है, आपने भी अभी सीखा है, तो प्लीज ये बात का ध्यान रखना। मजाक कर रहा हूँ, ऑलरेडी आता था मुझे, वरना बोलेंगे सर अभी सीख के आ रहे हैं। नहीं नहीं आता था मुझे, बट प्लीज आपको आना चाहिए चीज। आई होप सबको ये वाला पार्ट बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, तो हमने यहाँ क्या सीखा? प्रॉफिट वाले केस में फंडा डिफरेंट होता है डाइल्यूटेड वाले केस में। प्रॉफिट वाले केस में अगर बेसिक 5 है और प्रॉफिट कम हो रहा है डाइल्यूशन के आने से, तो रिपोर्ट करने का डाइल्यूटिव बोलने का। लॉस वाले केस में अगर डाइल्यूशन के पहले लॉस जो था और डाइल्यूशन के बाद लॉस कम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग वालों का फायदा है, तो इट बिकम्स एंटी डाइल्यूटिव। मतलब प्रॉफिट वाले केस में अगर बेसिक से कम आता है तो डाइल्यूशन है, डाइल्यूटेड रिपोर्ट करने का है। लॉस वाले केस में अगर बेसिक से कम लॉस आ रहा है तो वो एंटी डाइल्यूटिव है, बिकॉज कहीं ना कहीं पहले जो 0.5 का लॉस बेयर कर रहे थे अभी सिर्फ 0.33 का लॉस बेयर करेंगे, बराबर? तो उस केस में हम उसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव है, रिपोर्ट करने का ही नहीं। सर ऐसा क्यों होता है? लेकिन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहे हैं ना, तो वो एंटी कैसे हो जाता है? ध्यान से समझने का ट्राई करना। देखो, पहले जब हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसिडर नहीं करते हैं तो ये 10 लाख का लॉस कितनों में बढ़ रहा है? 20 लाख लोगों में बढ़ रहा है, बराबर? लेकिन जब हम पोटेंशियल कंसिडर करते हैं तो पोटेंशियल वाले न्यूमरेटर में कोई एक्स्ट्रा लॉस तो लेकर नहीं आ रहे, बराबर? लेकिन वही 10 लाख का लॉस बेयर करने के लिए जहां पहले 20 लाख शेयर्स थे अभी यहां 30 लाख शेयर्स है, तो कहीं ना कहीं एक लॉस बेयर करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। जब लोग बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस पर शेयर आपका कम हो जाता है, तो इसलिए वो एंटी डाइल्यूटिव दिखता है। अगर आप किसी को लॉजिक चाहिए तो आपको लॉजिक भी क्लियर हो जाता है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? परफेक्ट, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया कि डाइल्यूटिव, एंटी डाइल्यूटिव इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। ये बात आपको समझ गया? ठीक है, हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे आगे। और ठीक है, काम करते हैं अपन ये वाला पार्ट में जस्ट रीड कर लेता हूँ, फिर अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको समझाता हूँ मैं ये वाला पार्ट क्या। दैट इज द सेम नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉमन शेयर्स यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड पर शेयर अमाउंट ऑफ income from continuing operation should be used in computing all other reported diluted per share amounts even if the effect will be anti dilutive compared to the respective basic per share amount। सर कुछ नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं, मेरे को समझाना भी था नहीं इधर कुछ भी, मेरे को मेन तो आपसे डिस्कशन करना था। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको ये पूरा पूरा मैं समझा दूंगा, ठीक है? आ जाओ, हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी एक क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 59। प्लीज मार्क इट एज, जितना स्टार दे सकते हो दे दो। LDR डेफिनेटली एग्जाम में मेरे ख्याल से ये एक 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आई वोंट बी अमेज्ड अगर 8 मार्क्स का भी आ गया तो, राइट? तो डेफिनेटली एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन तो है, ठीक है? चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट रीड करना शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज एक बार वीडियो पॉज करो और खुद पहले पढ़ के देखना, उसके बाद मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? चलो पॉज कर लिया, ठीक है, रिज्यूम कर लिया, चलो ठीक है, आ जाओ। assume the following facts for company X and Y। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है? ₹30 lakhs दिया हुआ है, ठीक है। लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है? -36 lakhs दिया हुआ है, ठीक है। नेट लॉस कितना आता है? वो नेट करके निकाला 6 लाख आता है नेगेटिव में, ठीक है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 lakhs दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग रिलेटिंग टू स्टॉक ऑप्शंस कुछ नहीं है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, बराबर? इसका मतलब जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो ये 2 लाख आपको न्यूमरेटर में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसका कोई डिनोमिनेटर में ऐड करना पड़ेगा 2 लाख शेयर्स। न्यूमरेटर पे इसका कोई इंपैक्ट दिया है क्या? द आंसर इज नो, तो न्यूमरेटर पे इंपैक्ट इसका 0 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर कंपनी XYZ फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी इनकम दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूइंग का भी इनकम या लॉस दिया हुआ है, तो इस केस में अपने 3 ईपीएस निकलेंगे, एक बेसिक ऑफ ओनली कंटिन्यूइंग, एक बेसिक ऑफ ओनली डिसकंटिन्यूइंग और एक ओवरऑल बेसिक निकलेगा, बराबर? उसके अलावा डाइल्यूटेड भी मांगा है, तो डाइल्यूटेड भी कितने निकलेंगे? आपके 3 निकलेंगे, ठीक है। सॉरी, चलो आ जाओ फटाफट अपन कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। इलस्ट्रेशन नंबर 50
9, राइट। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिक ईपीएस। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में फॉर्मूला के मार्क्स है इन केस ऑफ ईपीएस, तो फॉर्मूला प्लीज लिखकर आना। मैं अभी यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको वो फॉर्मूला एग्जाम में लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, मार्क्स है इसके बराबर। फॉर्मूला फॉर्मूला प्लीज ऐसा रद्दी फॉर्मूला मत लिख रहा, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में बहुत फर्क होता है। फॉर्मूला इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्लीज आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमको, तो हम बोलेंगे 30 लाख दिया हुआ है, तो ठीक है। और प्लीज खुद भी सॉल्व करने का ट्राई करना हो सके तो, ठीक है। डिवाइड बाय शेयर्स कितना दिया हुआ है, 10 लाख शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा बेसिक ईपीएस कितना आ गया, ₹3 पर शेयर। दिस इज माई बेसिक ईपीएस। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? बहुत सिंपल था। उसके बाद हम निकालेंगे बेसिक ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कितना है, लॉस है कितना, 36 लाख का लॉस है। नंबर ऑफ शेयर्स आप वही 10 लाख लेने वाले हो, तो आपका कितना आ जाएगा वो, ₹-3.6 पर शेयर, ₹-3.6 पर शेयर बराबर। उसके बाद हम निकालेंगे बेसिक ईपीएस ओवरऑल। तो ओवरऑल बेसिस पे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, वो कितना आएगा, -0.6 पर शेयर, 0.6 पर शेयर। ये मेरा ओवरऑल डाइल्यूटेड बेसिक आ गया, ठीक है। सबको यहां तक समझा, सिंपल है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब हम निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। प्लीज पहले फॉर्मूला लिख देना। उसके बाद डाइल्यूटेड निकालने के लिए कितना पोटेंशियल का हमारे पास इफेक्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का 2 लाख का इफेक्ट है बोलते हैं उन लोग, तो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमरेटर पे कुछ इंपैक्ट है, द आंसर इज नो। तो उस केस में डाइल्यूटेड ईपीएस भी मैं 3 निकालूंगा। सबसे पहले डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो प्रॉफिट तो रिमेन्स 30 लाख डिवाइड बाय शेयर्स कितने हो जाएंगे, 12 लाख बराबर। आप बोल दो 10 लाख प्लस 2 लाख, मैं ऐसे लिख दूं बाइफिकेशन करके, 10 लाख प्लस 2 लाख, ये 2 लाख से अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे तो इट कम्स टू 30 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, इट कम्स टू ₹2.50 बराबर। कितना आ गया, ₹2.50 पर शेयर, ठीक है। सबसे पहले बताओ डाइल्यूटेड है कि नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट वाइज कंपेयर करेंगे, तो पहले बेसिक में हर शेयर होल्डर को ₹3 मिलने वाला, डाइल्यूटेड में हर शेयर होल्डर को 2.5 मिलने वाला। डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर। तो उस केस में डाइल्यूटेड है, सबको समझा। डराने का बेसिक वालों को, डरा के बोलने का, देखो पोटेंशियल वाले आएंगे तो आपका प्रॉफिट पर शेयर कम हो जाएगा, डर गए, ठीक है, डाइल्यूटेड बोल देने का उसको। इतना समझता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे डाइल्यूटेड, तो ये डाइल्यूटेड है, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। पेन नहीं चल रहा है हमारा, देश भी नहीं चल रहा है, पेन भी नहीं चल रहा है, क्या किया जाए ऐसे केस। चल गया ना, देश का बात किया तो चल गया, चलो ठीक है, डाइल्यूटेड है, ठीक है। अब सेकंड हम निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, करेक्ट, ठीक है। लॉस है -36 लाख, अरे तकलीफ दे, डिवाइड बाय 12 लाख, कितना आएगा, ₹36 डिवाइड बाय 12, -3 पर शेयर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, रिपोर्ट करे कि नहीं करे। सर देखो ना, कम हो रहा है तो रिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस से बता रहा हूँ। काफी लोगों ने राइट आंसर दे दिया रहेगा, रिपोर्ट नहीं करना चाहिए इसको। वाई, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो लॉस पहले हर शेयर होल्डर को 3.6 का बेयर करना पड़ रहा था,
डाइल्यूशन के बाद हर एक शेयर होल्डर को कम लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो लॉस के केस में तो लॉजिक अपना उल्टा चलता है, बराबर। तो इसको रिपोर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, तो लॉजिकली बोले तो नहीं किया जाए, लेकिन 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 क्वेश्चन ये है ही नहीं, ठीक है। अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा करना है कि नहीं करना है, एक बार पूरा कंप्लीट करने दो मेरे को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ओवरऑल। ओवरऑल बेसिस पर अगर आप निकालोगे तो उस केस में कितना आ जाएगा आपका, वही -6 lakhs डिवाइड बाय 12 lakhs विच विल कम टू ₹0.50 पर शेयर नेगेटिव, ठीक है। अब ओवरऑल को रिपोर्ट करूं कि नहीं करूं, यही मेन क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल को रिपोर्ट कर रहे हो ना, तो आपको ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लीज ध्यान देना, यहां ओवरऑल कंपेयर करते हैं, ओवरऑल और ओवरऑल कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले बेसिक में हर एक शेयर होल्डर को 0.6 का लॉस बेयर करना पड़ रहा था, बेसिक में हर एक शेयर होल्डर को 0.6 का लॉस बेयर करना पड़ रहा था। डाइल्यूशन होने के बाद हर एक शेयर होल्डर को कितना बेयर करना पड़ेगा, सिर्फ 0.5 बेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये खुशी की बात है, दुख की बात है, तो खुशी की बात है ना, क्योंकि इनके डाइल्यूशन होने से लॉस कम बेयर करना पड़ रहा है, बराबर। तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट डाइल्यूटिव, बराबर। तो ये रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर तो अगर ये रिपोर्ट नहीं करेंगे, मैंने बताया अगर ये रिपोर्ट नहीं किया तो ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे। लेकिन 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 अब कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो थियरी दिया हुआ है ना, क्यों दिया हुआ है, वो बोलते हैं ओवरऑल रिपोर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। ओवरऑल वाला ईपीएस या ये डिसकंटिन्यूड वाला ईपीएस, ये रिपोर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, उसके लिए आप ओवरऑल को ओवरऑल से कंपेयर मत करना, या फिर डिसकंटिन्यूड को डिसकंटिन्यूड से कंपेयर मत करना। तो सर किसको किससे कंपेयर किया जाए, सबसे पहले वो सिर्फ इतना ही देखने बोलते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग वाले एस्पेक्ट को कंपेयर करना। क्या करना, कंटिन्यूइंग वाले एस्पेक्ट को कंपेयर करना। अगर आप कंटिन्यूइंग वाला एस्पेक्ट कंपेयर करोगे तो उस केस में अगर आप कंटिन्यूइंग वाला एस्पेक्ट कंपेयर करोगे तो यहां प्रॉफिट का बात चल रहा था, तो प्रॉफिट यहां 3 दिख रहा था, डाइल्यूशन के बाद प्रॉफिट कितना हो गया था, 2.5 हो गया था। तो आप सिर्फ कंटिन्यूइंग वाले को कंपेयर करोगे तो उस केस में कंटिन्यूइंग वाला तो डाइल्यूटिव था, बिकॉज प्रॉफिट पर शेयर कम हो रहा था। तो स्टैंडर्ड ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके ये बोला गया है कि अगर कंटिन्यूइंग वाला डाइल्यूटिव आता है, मतलब अगर आपने ये दो को कंपेयर किया और वो डाइल्यूटिव आ गया, तो इवन इफ ये डिसकंटिन्यूइंग को डिसकंटिन्यूइंग से कंपेयर करके एंटी डाइल्यूटिव दिख रहा है, फिर भी आप इसको एंटी नहीं मानोगे, फिर भी आप इसको क्या मारोगे, डाइल्यूटिव ही मान के क्या कर दोगे, आप इसको रिपोर्ट कर दोगे। इसका मतलब जब भी अगर बेसिक वाले कंटिन्यूइंग को डाइल्यूटेड वाले कंटिन्यूइंग से कंपेयर करना, अगर वो डाइल्यूटिव है तो इररिस्पेक्टिव की वो डिसकंटिन्यूइंग वाला या ओवरऑल वाला एंटी आता है या नहीं आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपको डाइल्यूटिव मान के क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब भले ही वो आप अगर ऐसा बोलोगे, अगर आप ऐसा बोलोगे कि ओवरऑल को ओवरऑल से कंपेयर करने पे तो ये दिख रहा था कि नहीं नहीं ये तो एंटी डाइल्यूटिव है, तो ओवरऑल को ओवरऑल से कंपेयर करना ही नहीं है हमको सिर्फ कंटिन्यूइंग वाले को कंटिन्यूइंग वाले से कंपेयर करना है, और अगर ये डाइल्यूटिव आ जाएगा तो ये भी रिपोर्ट कर देना और ये भी रिपोर्ट कर देना, बराबर, इररिस्पेक्टिव कि वो एंटी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सबको इतना समझता है, बस बात खत्म। ये वो कंसेप्ट है। अब देखो मैं नीचे आपको पढ़ा देता हूं, इधर क्या बोलता है देखो, द इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज द कंट्रोल नंबर, देयर इज डाइल्यूशन इन बेसिक ईपीएस फॉर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। वो बोलता है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में डाइल्यूशन है, देयरफॉर इवन दो देयर इज एन एंटी डाइल्यूशन ओवरऑल बेसिस पे, इवन दो देयर इज एन एंटी डाइल्यूशन ऑन ओवरऑल बेसिस, वो ब्रैकेट में बोलता है देखो लॉस पहले 0.6 था, फिर 0.5 का तो एंटी हो गया, बराबर, डाइल्यूटेड लॉस पर शेयर इज स्टिल रिपोर्टेड, उसको फिर भी हम रिपोर्ट करेंगे। सबको इतना समझता है ये वाला पार्ट, ठीक है। बी वाले पार्ट पे आने के पहले आप प्लीज अब वो कंसेप्ट पे आ जाओ, कंसेप्ट वाला पार्ट आपको क्लियरली इजीली समझ जाएगा। देखो क्या बोलता है, व्हेन एन एंटिटी हैज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एन एंटिटी दैट रिपोर्ट्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड यूज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एडजस्टेड फॉर डिविडेंड वगैरह इफ एनी एज द कंट्रोल नंबर। मतलब ओवरऑल वाले को रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, या डिसकंटिन्यूड वाले डाइल्यूटेड को रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए हमको इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का बेसिक और डाइल्यूटेड कंपेयर करना है। मतलब उसको हम एक तरीके से कंट्रोल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। यहां कंट्रोल नंबर का मतलब है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब उसको हम मेन प्रायोरिटी देके कंसिडर करेंगे। तो इन शॉर्ट वो बोलता है यूज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन
as control number in determining whether potential common shares are dilutive. अगर ये कंटिन्यूइंग वाला डायलूटिव आ गया तो डिसकंटिन्यूइंग वाला भी डायलूटिव होगा और ओवरऑल वाला भी डायलूटिव होगा और उसको रिपोर्ट मानेंगे. दैट इज द सेम नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉमन शेयर्स यूज्ड इन कंप्यूटिंग द डायलूटेड पर शेयर अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी यूज्ड इन कंप्यूटिंग ऑल अदर रिपोर्टेड डायलूटेड पर शेयर अमाउंट्स even if the effect will be anti-dilutive compared to the respective basic share amounts. मतलब वो बोलता है अगर आपने कंटिन्यू को कंपेयर किया और डायलूटिव आ गया तो फिर भी आप बाकी जितने भी ईपीएस बचते हैं वो डिसकंटिन्यूइंग वाला और ओवरऑल वाला इसको भी आप डायलूटिव मान के रिपोर्ट कर दोगे इवन इफ उनका खुद का इफेक्ट एंटी डायलूटिव आता है जब वो रिस्पेक्टिव शेयर से कंपेयर करते हैं. जैसे अपने केस में जब अपन डिसकंटिन्यूइंग वाले को डिसकंटिन्यूइंग वाले से कंपेयर कर रहे थे एंटी आ रहा था ना, फिर भी रिपोर्ट करना है. जब हम ओवरऑल वाले को ओवरऑल वाले से कंपेयर कर रहे थे तो एंटी आ रहा था ना, फिर भी रिपोर्ट करना है. वो यही बोलता है इवन इफ द इफेक्ट इज एंटी डायलूटिव कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव बेसिक पर शेयर अमाउंट्स. सबको समझता है वाला पार्ट? आई होप सबको समझ गया रहेगा. क्लियर ये चीज? ठीक है. सो ये हमारा पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अभी हम पार्ट नंबर बी की तरफ आते हैं. पार्ट नंबर बी बहुत सिंपल है. ऑलरेडी मैंने आपको वो जब क्वेश्चन चालू करने के पहले कंसेप्ट समझाया था, उसी के ऊपर बेस्ड है ये पार्ट. देखो क्या बोलता है. अज्यूम क्या अज्यूम करने बोलता है. अज्यूम इफ इन द अबोव केस लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन इज 10 लाख. वो बोलता है ऊपर वाले केस में अज्यूम कर लो कि लॉस कितना है, कंटिन्यूइंग वाले का 10 लाख है. बराबर अपने ऊपर वाले केस में कंटिन्यू वाले का प्रॉफिट 30 लाख था, यहां बोलता है लॉस 10 लाख है. एंड इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड इज 36 लाख. मतलब वो उल्टा जूम करने बोलता है. वो बोलता है कंटिन्यू वाले का 10 लाख का लॉस मान लो, डिसकंटिन्यू वाले का 36 लाख का प्रॉफिट मान लो और अब निकालो डायलूटेड ईपीएस. चीज निकालने बोलिए, ठीक है. मैं फिर भी बेसिक निकाल के आपको दिखाता हूँ. बेसिक भी निकालता हूँ, डायलूटेड भी निकाल के दिखाता हूँ. ठीक है, तो पार्ट नंबर बी. एग्जाम में सिर्फ डायलूटेड निकाला तो भी चल जाएगा. ठीक है, सबसे पहले बेसिक किसका बात करेंगे अपन, कंटिन्यूइंग वाले का बात करेंगे. ठीक है, कंटिन्यूइंग वाले का अगर बेसिक अपन कंपेयर करेंगे, एक सेकेंड, कंटिन्यूइंग वाले का अगर बेसिक अपन कंपेयर करेंगे तो लॉस कितने का है, 10 लाख का लॉस है. बराबर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 लाख है. तो उस केस में आपका -1 रुपीज पर शेयर का क्या आ जाएगा, बेसिक ईपीएस आ जाएगा. बराबर उसके बाद बेसिक आप निकालोगे डिसकंटिन्यूइंग वाले का. डिसकंटिन्यू वाले का बेसिक निकालोगे तो उस केस में 36 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करोगे तो कितना आएगा, वो 3.6 पर शेयर. बराबर उसके बाद आप निकालोगे ओवरऑल, तो ओवरऑल आएगा ₹2.6 पर शेयर. ये आ गया बेसिक. अब बात करते हैं अपन डायलूटेड का. डायलूटेड में सबसे पहले अपन निकालेंगे कंटिन्यूइंग वाला. कंटिन्यूइंग वाला ही मेन प्रायोरिटी बेस्ड है बिकॉज इसी को उन लोग बोलते हैं कि यही आपका कंट्रोल नंबर है. बराबर कंटिन्यूइंग वाला ही आपका क्या है, कंट्रोल नंबर है. कंट्रोल नंबर मतलब इसी को प्रेफरेंस देके कंपेयर करना सबसे पहले. अगर ये आपस में डायलूटिव निकल जाते हैं तो बाकी दोनों भी रिपोर्ट करने का इवन इफ वो एंटी वाले हैं. बराबर ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायलूटिव वाले को कंसिडर करते हैं और आगे देखते हैं. अभी कंटिन्यूइंग वाले को लॉस तो कितना रहने वाला है आपका, लॉस तो 10 लाख ही रहने वाला है. तो मैं बोलता हूँ 10 लाख का लॉस डिवाइड बाय, वो बोले थे ना 2 लाख शेयर आ जाएंगे तो 12 लाख. बराबर अब कितना आएगा वो अगर अपन निकालेंगे, तो मैं यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ एक बार. देखो आ गया कैलकुलेटर. कितना है हमको, 10 डिवाइड बाय 12, इट इज नेगेटिव इरिटेटिंग ना. ठीक है, नेगेटिव, अरे यार 0.833 आता है. बराबर ये आता है नेगेटिव. अब आप सोच समझ के बताओ, डायलूटिव है कि एंटी डायलूटिव है. हम लॉस को लॉस से कंपेयर करें तो लॉस पर शेयर कम आ रहा तो इट बिकम्स एंटी डायलूटिव. बराबर और ये बुद्धिमानी वाली चीज अगर मैं सॉल्व नहीं भी करता फिर भी सबको समझ जाती, क्योंकि जहां पोटेंशियल इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं डिनोमिनेटर में लेकिन न्यूमरेटर में कुछ भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है और न्यूमरेटर में ऑलरेडी लॉस है, तो कहीं ना कहीं लॉस बेयर करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं उस केस में. लाइक
राइट। तो लॉस बेयर करने वाले लोग ज्यादा हो गए तो उस केस में वो एंटी ही आने वाला था। अगर ये एंटी आ गया तो डाइल्यूटेड ऑफ डिसकंटिन्यू निकाल के और डाइल्यूटिव ओवरऑल निकाल के कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज वैसे भी हमको मेन तो कंटिन्यूइंग को कंटिन्यूइंग से कंपेयर करके चेक करना होता है। सबको समझता है ये वाला पार्ट। इसीलिए ऐसे केस में आपका बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम ही रहने वाला है। व्हाई? बिकॉज डाइल्यूटेड ईपीएस में तो जो पोटेंशियल का इफेक्ट है आप दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज वो इफेक्ट देने से वो एंटी डाइल्यूटिव बन रहे हैं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? क्या तो एक बात आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, वो कंसेप्ट याद कर लो आप। जब भी बेसिक ईपीएस इज नेगेटिव ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बराबर, और डाइल्यूटेड में लॉस तो इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स न्यूमरेटर में इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉस बेयर करने वाले लोग बढ़ जाएंगे और लॉस कम आएगा। तो उस केस में कंटिन्यूइंग वाला डाइल्यूटेड आपका हमेशा एंटी ही आने वाला है। सबको समझता है वाला पार्ट। इसलिए उन लोग बोलते हैं ऐसे केस में आप जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे इट इज गोइंग टू बी सेम एज बेसिक ईपीएस। तो आप ये 2 लाख जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा आए थे ना अपने, एक तो 10 लाख थे पहले से और एक जो 2 लाख बाद में आए, इसको कंसिडर करने का ही नहीं, बिकॉज ये आएंगे तो कहीं ना कहीं वो एंटी ही रहने वाला है। सबको समझता है वाला पार्ट? ठीक है, देखो पढ़ाता हूं इधर क्या बोलता है देखना। In case of loss from continuing operations, the potential shares are excluded since including those shares would result in anti-dilution effect. Why? Because वो loss था numerator में on the control number loss from continuing operation. Therefore, diluted EPS will be calculated as follows. In short, this is going to be same as your basic EPS. इतना याद रख लो, बराबर। इन्होंने सिर्फ ओवरऑल बेसिस वाला निकाला हुआ है, आपको चाहिए तो आप तीनों देकर आ जाना, बात खत्म। ओवरऑल वाला निकाला हुआ है 2.60 आ जाता है, खत्म। आई होप ये ईपीएस वाला पार्ट सबको समझ गया रहेगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर ईपीएस। डेफिनेटली हाफ एन आवर कंज्यूम हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाफ एन आवर वर्थ इट था सबके लिए। मैंने बहुत ज्यादा स्लो गया हूँ, बहुत बार रिपीट किया और बहुत डिटेल में गया हूँ। क्लियर है चीज? ठीक है, एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स के साथ रिज्यूम करते हैं। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू। 33 कंप्लीट, 34 के साथ शुरुआत करते हैं। 34 के अंदर कोई भी कंसेप्ट का एडिशन नहीं है, राइट? क्वेश्चंस का एडिशन है, वो क्वेश्चंस फटाफट डिस्कस करते हैं। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, जल्दी हो जाएंगे, राइट? चलो देखते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 60। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं मार्क कराऊंगा, तो जब तक मैं नहीं बोलूं उसको इंपॉर्टेंट मार्क मत करना, राइट? अच्छा, कुछ कुछ जो इजी क्वेश्चन जैसे आपने पिछले पार्ट में देखा, जो भी पिछले पार्ट्स मैंने अपलोड किया अमेंडमेंट में, जो भी इजी क्वेश्चन है जो आपके एंड पे आप आराम से कवर कर लोगे, उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ोगे नहीं, एक बार जरूर पढ़ के जाना उसको, ठीक है? वो आप एक बार पढ़ोगे तो आपका और जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता। बिकॉज जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं पढ़ूंगा, मैं समझाऊंगा, डेप्थ में जाऊंगा, फिर मैं सिखाऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आप खुद भी करोगे, राइट? तो देखो, आइडियली सेल्फ स्टडी इज द की, ये बात हमेशा आप मान के ही चलना, राइट? तो उसमें प्लीज ध्यान देना कि जो भी मैं क्वेश्चंस होमवर्क मार्क करा रहा हूँ आप पढ़ो उसको, ठीक है? 60 पढ़ते फटाफट आ जाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली, ठीक है? On 1st April 2011, ABC Limited has carry forward losses of 600 lakhs for income tax purpose for which deferred tax has not been recognized. DTA वगैरह रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन इनके पास क्या है? कैरी फॉरवर्ड वगैरह लॉसेस है। कितने के? 600 लाख के। आगे, ABC earns ₹900 lakhs in each quarter, मतलब वो 900 lakhs हर क्वार्टर में कमाएगा, तो 4 क्वार्टर में कितने कमाएगा? वो कमाएगा 3600 लाख। ये उसकी करंट ईयर की पूरे साल की इनकम हो जाएगी, हर क्वार्टर में 900। लेकिन इसमें से उसको पूरे साल भर में कितने पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? 600 लाख पे नहीं भरना पड़ेगा, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है उसके पास। तो 3000 उसकी नेट इनकम हो जाएगी आफ्टर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द लॉसेस, और ये 900 लाख वाज एक्सक्लूडिंग द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इनकम टैक्स रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 40%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में कितना टैक्स एक्सपेंस रिपोर्ट करना है हमको, उसके लिए एक इफेक्टिव टैक्स रेट निकालना पड़ता है, राइट? इफेक्टिव टैक्स रेट जब हम निकालते हैं तो पूरे साल का जितना भी इनकम है उसके बेसिस पे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो इफेक्टिव टैक्स रेट का मेरा फॉर्मूला होता है टोटल टैक्स अपॉन टोटल अर्निंग्स, बराबर? तो उस केस में मेरा टैक्स कितना होने वाला है? टैक्स मेरा होएगा 3000 पे ही मुझे कितना भरना पड़ेगा? 40%। तो मेरा टैक्स होगा 1200। तो आपका इफेक्टिव रेट होगा 1200 डिवाइड बाय टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स एक्सक्लूडिंग लॉसेस, हाँ, लॉसेस कंसिडर मत करना उसके अंदर, वरना तो फिर आपका रेट 40% ही आ जाएगा ना उस केस में।
राइट कितना आएगा 33.33। सर लॉसेस कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज वो करंट ईयर के नहीं प्रीवियस ईयर के लॉसेस है, हमको सिर्फ करंट ईयर का जो भी इनकम है वो लेना होता है उसके अंदर, राइट। तो 33.33% आ जाएगा आपका। तो उस केस में आपका हर साल हर क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस कितना रहेगा, हर क्वार्टर की इनकम इनटू दिस 33.33% का रेट विच विल बी 300 lakhs। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 विल बी होमवर्क फॉर यू, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है मॉड्यूल के अंदर, प्लीज रीड कर लेना एक बार इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, इसको एलडीआर मार्क कर देना प्लीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हटके क्वेश्चन है इंडेक्स 34 के अंदर, ऐसा क्वेश्चन पहले को एग्जिस्ट नहीं करता था इंडेक्स 34 के अंदर, है तो सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके चलो ठीक है, ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले खुद पढ़ना एक बार, फिर उसके बाद रिज्यूम करके मेरे साथ में पढ़ना, ठीक है। एलडीआर इसलिए भी है बिकॉज यहाँ इंडेक्स 34 के साथ साथ इंडेक्स 2 का भी एप्लीकेशन आएगा। पढ़ते, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 10,000। ओके, normal expected production for the year after considering planned maintenance and normal breakdown, also considering the future demand of the product is 2000 मेट्रिक टन्स, ठीक है। अब वो बोलता है कि मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स इज 10,000, तो जनरली फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्व करते हैं कौन से बेसिस पे, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। बट जब अपन इंडेक्स 2 पढ़ रहे थे, मैंने बताया था आप हमेशा फिक्स प्रोडक्शन को कौन से बेसिस पे लोगे, नॉर्मल या एक्चुअल, विच एवर इज हायर। लॉजिक मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं लॉजिक में यहां नहीं घुसूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है हमारा, नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है 2000 मेट्रिक टन, तो उस केस में पर मेट्रिक टन मेरा कितना फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब होना चाहिए, शुड बी ₹5 पर मेट्रिक टन, ठीक है। आगे, इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर नो क्वार्टरली सीजनल वेरिएशंस, therefore the normal expected production for each quarter is 500। वो बोलता है नॉर्मल प्रोडक्शन पूरे साल का 2000 है, तो क्वार्टर का कितना होगा 500 होगा, एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द क्वार्टर आर 2500। कैसा आया होगा, 10,000 पूरे साल का, तो हर क्वार्टर का कितना होगा 2500 होगा, ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअल प्रोडक्शन अचीव्ड कितना है, फर्स्ट क्वार्टर में 400, सेकेंड क्वार्टर में 600, थर्ड क्वार्टर में 500 और फोर्थ क्वार्टर में 400, टोटल कितना हो गया आपका 1900। तो उस केस में 10,000 शुड बी डिवाइडेड आइदर बाय 2000 और 1900 विच एवर इज हायर, तो 2000 से डिवाइड किया, ₹5 पर मेट्रिक टन वो आ जाता है। Presuming there are no quarterly seasonal variation, calculate the allocation of fixed production overheads for all 4 quarters as per इंडेक्स 34। देखो इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, ये नया क्वेश्चन है, आपको आता नहीं है तो प्लीज इसको सीख लेना मेरे साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर मतलब वो साल शुरू हुआ रहेगा, कितना अचीव किया है 400 टन अचीव किया है, बराबर। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेट होगा, फर्स्ट क्वार्टर में कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेट होगा, तो उस केस में मैंने बताया था, निकाला हमने कैसे एलोकेशन। अगर मैं क्वार्टर वाइज का बात करूं तो हर क्वार्टर का नॉर्मल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स इज 2500 डिवाइड बाय 500 मेट्रिक टन विच विल गिव यू ₹5 मेट्रिक टन, 5 पर मेट्रिक टन, बराबर। या फिर आप 10,000 डिवाइड बाय 2000 करोगे तो भी आपको ₹5 आएगा। तो एलोकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इट शुड बी कितना हुआ है हमारा एक्चुअली 400 यूनिट मेट्रिक टन्स इनटू ₹5 पर यूनिट विच इज गोइंग टू बी ₹2000। मतलब हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना एलोकेट किया होगा 2000, राइट। जो रिमेनिंग 500 है, रिमेनिंग 500 क्या ये इंकर हुआ है, द आंसर इज यस। लेकिन क्या इसको हम एलोकेट कर सकते थे, आंसर इज नो। तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी 500। कैसे आया, हर क्वार्टर का एक्सपेंस आना चाहिए नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे 2500, लेकिन एलोकेट इसमें कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ₹2000, तो रिमेनिंग कहा जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये तो हुई फर्स्ट क्वार्टर की बात। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वार्टर की। जैसे ही मैं आपको सेकंड क्वार्टर सिखाऊंगा, आपको पूरा आगे का पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वार्टर में हमको देखना है कि हमको फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना एलोकेट किया जाए, बराबर। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना एलोकेट किया जाए, इस केस में सबसे पहले हमको यह देखना है, जब हम सेकंड क्वार्टर देखेंगे, सेकंड क्वार्टर, तो हमको देखना है कि सेकंड क्वार्टर में कितना बुक करेंगे। लेकिन सेकंड क्वार्टर में कितना बुक करेंगे उसके लिए आपको, जब आप देखोगे कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन अचीव हुआ है, तो आप ये मत देखना कि सिर्फ सेकंड क्वार्टर में कितना हुआ है, आपको देखना है सेकंड क्वार्टर तक कितना हुआ है। तो आइडियली मैं ऐसा बोलूंगा, सेकंड क्वार्टर तक, फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था 400, सेकंड क्वार्टर में हुआ 600, बराबर। तो आइडियली फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन अंटिल मैं ऐसा बोल देता हूं, अंटिल सेकेंड क्वार्टर फिक्स्ड ओवरहेड सेकेंड क्वार्टर तक कितना एलोकेट हो जाना चाहिए था, तो मैं बोलूंगा 1000 यूनिट्स इंटू ₹5, बराबर। तो टोटल कितना हो गया, ₹5000। उसमें से मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में कितना एलोकेट कर दिया, तो मैं बोलता हूं मैंने फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 2000 एलोकेट कर दिया। तो उस केस में सेकेंड क्वार्टर में कितना एलोकेट होगा 3000।
अब आइडियली तो हर क्वार्टर का एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ कितना है, ₹2500। ये एक्स्ट्रा 500 जो है, जो हमने प्रीवियस क्वार्टर में इसको कहां ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको करंट क्वार्टर में हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में इसको एलोकेट करना पड़ेगा। सबको इतना वाला पार्ट समझता है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है, प्लीज उसके हिसाब से इसको पढ़ना। देखो सोल्यूशन की ओर बढ़ते, फर्स्ट क्वार्टर में कितना एलोकेट करेगा, बोलेगा फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेशन विल बी 2000, बाकी कहां जाएगा, सीधा सीधा एक्सपेंस आउट होएगा 500। ये लॉजिक होता है इंडेक्स 2 के अंदर। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में वो बोलता है ऑन ईयर टू डेट बेसिस का मतलब एज ऑन टुडे कितना बुक होना चाहिए था, 5000 एज ऑन डेट, मतलब 2500 हर क्वार्टर का। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी एब्सॉर्ब्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस, आज तक कितना हो जाना चाहिए था, 1000 इंटू 5000 हो जाना चाहिए था। अर्लियर 500 was not allocated to production, मैंने वही लिखा है क्या, हाँ, अर्लियर 500 was not allocated to production in the first quarter to give effect to the entire 5000 to be allocated in the second quarter as per Ind AS 34, 500 by way of credit has to be reversed from profit and loss। सबको समझता है? थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। सबको इतना समझता है? ओके, डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। उसके बाद क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशन नंबर 3, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन क्या हुआ वो डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, एक नए क्वेश्चन की तरह इसको अपन ट्रीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन नंबर 62 को एलडीआर मार्क कर देना। ठीक है, 63 को भी आप क्या मार्क करोगे, 63 को भी आप एलडीआर मार्क करोगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 5-5 या 4-4 मार्क के लिए इंडेक्स 34 से पहले भी आ चुके हैं और आना एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, बढ़ते। एबीसी लिमिटेड, पहले एक बार आप पढ़ना वीडियो पॉज करके, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करना। ठीक है, चलो। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ABC Limited has shown a net profit of how much, of rupees 20 lakhs for the third quarter of 2011। थर्ड क्वार्टर में कितना नेट प्रॉफिट आया है, 20 लाख का नेट प्रॉफिट इन्होंने कंप्यूट किया है। ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद ये नेट प्रॉफिट 20 लाख का आया है। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। ड्यूरिंग द क्वार्टर कितना बैड डेट्स इंकर हुआ, 1 लाख का। 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डिफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब 1 लाख का तो इंकर किया है, लेकिन 50% नेक्स्ट क्वार्टर में डिफर कर दिया। इसका मतलब 50% बैड डेट्स हम नेक्स्ट क्वार्टर में राइट ऑफ करेंगे, इस क्वार्टर में से 50% राइट ऑफ किया रहेगा। क्या ये ट्रीटमेंट सही है? क्या कंपनी ऐसा बैड डेट्स का राइट ऑफ डिफर कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। जिस क्वार्टर में खर्चा हुआ है उसी क्वार्टर में बुक करना होता है, अनटिल एंड अनलेस वो प्रीपेड एक्सपेंस ना हो। कभी कभी होता है ना, इंश्योरेंस का खर्चा जो मैंने पूरे 3-4 साल के लिए यही साल में भर दिया, तो उस केस में आप वो खर्चा एज अ प्रीपेड एक्सपेंस बुक करके बाद में उसको डिफर कर सकते हो, उस खर्चे का बुकिंग बाद में डिफर करते हो। बट ये कोई प्रीपेड एक्सपेंस है क्या? नहीं, ये साल का खर्चा है, ये क्वार्टर का लॉस है, यही क्वार्टर में बुक करना है इसको। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं डिफर वगैरह कर दूंगा, राइट। अब मुझे सोच समझ के बताना, ये जब 20 लाख कंप्यूट हुआ होगा तो उसके अंदर क्या बैड डेट्स का इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है? द आंसर इज यस, दिया हुआ है। लेकिन क्या पूरा 1 लाख बैड डेट्स माइनस किया हुआ है कि सिर्फ 50,000 माइनस किया हुआ है? तो इसमें जब 20 लाख कंप्यूट किया होगा तो यहां क्या बोला हुआ है, ये नीचे के एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दिया हुआ है। अब इफेक्ट दिया होगा मतलब कैसा दिया होगा, बैड डेट्स तो 1 लाख था, लेकिन उसमें से 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डिफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब ये 20 लाख कंप्यूट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ 50% बैड डेट्स माइनस किया होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग 50%, दैट इज 50,000 बैड डेट्स को माइनस करना पड़ेगा। समझता है ये वाला पार्ट? ठीक है। उसके बाद बोलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 4,50,000 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब वो बोलता है 4,50,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन अराइज हुआ था बिकॉज ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कोई बात नहीं, वैसे भी डेप्रिसिएशन जब चेंज होता है तो हम उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं, और जब वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है। तो शायद बोला है कि इतना अराइज हुआ है इस क्वार्टर में, तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्या गलत किया है क्या? द आंसर इज नो, एकदम बराबर किया है। आगे बात करते हैं। एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 28,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर, 50% हैव बीन डिफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर। अगेन जिस क्वार्टर में लॉस हुआ उसी क्वार्टर में करना चाहिए था, डिफर वगैरह अलाउड नहीं है, तो अगेन 14,000 को माइनस करना पड़ेगा बिकॉज रिमेनिंग 50% ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट, 5 lakhs expenditure on account of administrative expenses pertaining to the third quarter is deferred on the argument that fourth quarter will have more sales। तो ये वही वाली बात होगी जो अपन एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3 में डिस्कस की। भाई साहब आप नहीं कर सकते डिफरमेंट, तो यहां से 5 लाख भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आइडियली आप कितना माइनस करोगे, 5,64,000 आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम 20 लाख। जब आप 5,64,000 माइनस करते हो तो आंसर आता है आपका 4,36,000, बराबर।
a certain correct net profit in the interim financial report of third quarter का correct profit पूछ रहा, अपन ने वही निकाला, आंसर आता है 14,36,000। देखो ये तो हुआ कंप्यूट करना, अभी मैंने सिर्फ अमाउंट लिख लेके कंप्यूट करवाया आपसे। ध्यान रखना आपको मार्क्स सिर्फ मैंने जितना प्रेजेंट किया उतना प्रेजेंट करने से नहीं मिलने वाला है, ये चीज आप दिमाग में बिठा के रखो। आपको थोड़ा ऐसा ढंग का प्रेजेंटेशन देना होगा, थोड़ा राइटअप उनको देना होगा। 5 मार्क के लिए आप 5 अमाउंट लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। प्लीज थोड़ा 5 लाइन भी लिख कर आना उसके ऊपर, वो देखो इन्होंने कैसा प्रेजेंट किया। ये नहीं बोलता हूँ कि वर्ड टू वर्ड छाप के आओ, समझ के तो आओ कि आपको कौन से स्टेटमेंट लिखने हैं हर एक चीजों के लिए। ओन वर्ड्स में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड्स मौजूद होने चाहिए उसके अंदर, रेफरेंसेस ऑफ इंडेक्स मौजूद होना चाहिए उसके अंदर। क्लियर ये चीज? ठीक है। अच्छा सर हमको तो कैसे याद रहेगा इतना सारा? मल्टीपल रिविजन्स इज द की टू क्लियर सीए एग्जाम्स एंड इज द की टू रिमेंबर सच क्वेश्चंस, राइट? सच क्वेश्चंस नहीं, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो हो गया ये। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा हो गया? 63 हो गया, राइट? उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 64। ये होमवर्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगजमारी नहीं करेंगे इसके अंदर। आ जाओ, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 65। छोटा सा एक अच्छा एडजस्टमेंट है तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ 65 को। ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस इन सेकेंड क्वार्टर में किसी का तो मार्केट प्राइस डिक्लाइन हुआ है, इन्वेंट्री का मार्केट प्राइस डिक्लाइन हुआ है ऑफ हैप्पी लिमिटेड इंकर्ड इन इन्वेंट्री लॉस। मतलब मार्केट प्राइस डिक्लाइन हुआ है तो अपने को पता है ना, कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो उसमें इन्वेंट्री पे उसको लॉस हुआ। कौन से क्वार्टर में लॉस हुआ? सेकंड क्वार्टर में लॉस हुआ। तो आप मुझे बताओ सेकंड क्वार्टर, अभी क्वार्टर वाइज देखने का, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक चीज है, आप फाइनेंशियल ईयर भूल ही जाओ, आप क्वार्टर वाइज देखो। सेकंड क्वार्टर में इन्वेंट्री का मार्केट वैल्यू गिरा है तो लॉस बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, सेकंड क्वार्टर में लॉस बुक करने का, क्यों? मार्केट वैल्यू गिरा है। ठीक है, डिफर कर सकते हैं क्या? नहीं डिफर कर सकता, अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। आगे बात करते हैं। द मार्केट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू प्रीवियस लेवल्स, द मार्केट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू प्रीवियस लेवल्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट दी, वो बोलता है कि उनको लगता है कि ये जो लॉस वगैरह है वो रिवर्स हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द डिक्लाइन हैड नॉट रिवर्स, नहीं हुआ एंड ऑफ द ईयर में रिवर्स। वो बोलते हैं व्हेन शुड द लॉस बी रिपोर्टेड इन इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप मुझे बताओ, लॉस सेकंड क्वार्टर में रिपोर्ट करूं या फोर्थ लास्ट ईयर एंड पे रिपोर्ट करूं, लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट करूं? प्लीज बेवकूफी वाली बातें मत करना, ये मत बोलना कि लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वार्टर में जब लॉस हुआ तो हमको लगा था कि वो बाद में रिवर्सल होने वाला है, तो हम पहले लॉस ही नहीं बुक करेंगे। अलाउड नहीं है ऐसा। पहले लॉस अगर हो रहा है तो लॉस बुक करो, जब रिवर्सल होगा तो रिवर्स कर देना भले ही लॉस को। ये इंटेंशन से कि फ्यूचर में रिवर्स होगा तो आप आज लॉस बुक नहीं करोगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो इसका सिंपल आंसर ये, लॉस कब बुक करना है अपने को? लॉस सेकंड क्वार्टर में ही बुक करना है। दिस कंप्लीट्स आवर इंडेक्स 34 व्हिच इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बहुत छोटा इंडेक्स है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसके ऊपर फोकस रखना, जो होमवर्क बताया फटाफट वीडियो पॉज करो, पहले वो कंप्लीट कर लो। चलो अब आते हैं इंडेक्स 36 की तरफ। इसके अंदर भी थोड़ा सा कंसेप्ट का एडिशन हुआ है, एक पूरा ही कंसेप्ट नया ऐड हुआ है उसके अंदर। तो वो कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को लेकर एक क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया वाला ऐड हुआ है। डेफिनेटली मई 21 या नवंबर 21, ये दोनों एग्जाम में से एक एग्जाम में, अगर मई 21 में आया तो 21 तारीख को आपका पेपर मेरे ख्याल से शुरू होता है, तो 21 तारीख को 2:45 या 2:45 बजे आपकी इसकी मुलाकात हो सकती है। मेरे ख्याल से 3 बजे से पेपर है, 3 से 6 पेपर है, तो 2:45 बजे आपकी मुलाकात डेफिनेटली उस क्वेश्चन से हो सकती है। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन नंबर 67 है। इसको पहले से आप एलडीआर मार्क कर रख दो। एलडीआर मतलब एकदम जबरदस्त वाला एलडीआर मार्क कर दो इसको, 2 बार एलडीआर लिख दो आपको चाहिए तो। एलडीआर 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 का एलडीआर है ये, एलडीआर स्क्वायर लिख दो इसको। सर क्या टाइम पास करो चलो ठीक है, एलडीआर स्क्वायर लिख दिया इसको। बट वो क्वेश्चन अपन पूरे इंडेक्स 36 के लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक कंसेप्ट भी है। तो अपन जो भी क्वेश्चन कंसेप्ट के रिलेटेड नहीं है उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वो कंसेप्ट और ये क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट। क्या बोलता है ध्यान से देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 66। एंटिटी ए एक्वायर्स एंटिटी बी फॉर 50 मिलियन of which 35 million is the fair value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed। ठीक है, एंटिटी ए ने एंटिटी बी को एक्वायर किया 50 मिलियन में, उसमें से 35 lakhs इज द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, मतलब 15 लाख उसमें एक्स्ट्रा, 15 मिलियन उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू 2 ऑफ एंटिटी ए सीजीयू विद द नेट एसेट्स बीइंग एलोकेटेड एज फॉलोज। मतलब ये जो एंटिटी एक्वायर की आइडियली ये 2 सीजीयू है। सीजीयू का कंसेप्ट अपन ऑलरेडी 36 के अंदर डिस्कस करते हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। 2 सीजीयू है इसके अंदर, ठीक है, सीजीयू 1 एंड सीजीयू 2। 25 सीजीयू 1 में जाएगा, 10 सीजीयू 2 में जाएगा, टोटल कितना जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, उतना ही तो हमने एक्वायर किया था आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। आगे बात करते हैं। इन एडिशन टू द नेट एसेट्स एक्वायर्ड दैट आर असाइन्ड टू सीजीयू 2, the acquiring entity expects CGU2 to benefit from certain synergies related to the acquisition. Example, CGU2 is expected to realize
higher sales of its products because of access to the acquired entities distribution channels. अच्छा, ये वो ज्ञान क्यों दे रहा है कि CGU2 को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस एक्विजिशन से? बिकॉज जब हमको CGU के अंदर कोई भी असेट्स एलोकेट करते हैं तो CGU के अंदर एक और इंपॉर्टेंट एलोकेशन होता है, वो होता है एलोकेशन ऑफ गुडविल। बराबर, ये चीज भी एलोकेट करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। तो अब गुडविल को एलोकेट किस रेशो में किया जाए? तो कभी कभी तो बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि गुडविल का बेनिफिट कौन से CGU में मिल रहा है। कुछ लोग प्रोपोर्शनेटली करते हैं, मैं रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। प्रोपोर्शनेटली भी हो सकता है, बराबर, तो मैं बोलता हूँ कैन बी एलोकेटेड प्रोपोर्शनेटली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई दूसरे रेशियो में डाल सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोले कि गुडविल का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ CGU2 में मिलता है, तो पूरा का पूरा गुडविल CGU2 में जाना चाहिए। हम बोले गुडविल का बेनिफिट CGU2 में ज्यादा मिलता है, तो कितना ज्यादा मिलता है? अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो थोड़ा ज्यादा 2 में दे देना, बाकी 1 में दे देना। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड इन CGUs, तो उस केस में वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग तरीके से होती है, जहां हम क्या करते हैं, 2 बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, एक विदाउट एलोकेटिंग गुडविल, और फिर गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों CGU को एक ही CGU मानते और फिर कंबाइंड CGU के अंदर गुडविल एलोकेट करते। बराबर, तो गुडविल को एलोकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो बोलते हैं कि गुडविल का बेनिफिट CGU2 में ज्यादा मिलता है। बराबर, एंटिटी एक्सपेक्ट CGU2 टू बेनिफिट फ्रॉम सर्टेन सिनर्जीज रिलेटेड टू एक्विजिशन, लेकिन वो कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि इसका बेनिफिट सिर्फ CGU2 को मिलेगा। ऐसा बोलेगा CGU1 इज नॉट गोइंग टू अचीव एनी बेनिफिट्स और सच। वो बोलते हैं CGU2 में कंपैरेटिवली बेटर बेनिफिट, बेटर सिनर्जी बेनिफिट्स है। ठीक है, तो शायद CGU2 में ज्यादा गुडविल एलोकेट करना पड़ सकता है। आगे पढ़ते हैं। Entity A allocated the purchase consideration of the acquired business to CGU1 and CGU2 as 33 and 17 respectively. अच्छा, ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है, ध्यान से देखना। हमको देखना है कि हर एक इसमें गुडविल कितना एलोकेट किया जाए, तो सिंपल है वो। पीसी ऊपर लिख दो, पीसी कितना आएगा? पीसी बोला हुआ है CGU1 में 33, CGU2 में 17, बराबर, तो उस केस में आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा गुडविल, इट विल बी 8 and 7, टोटल आएगा आपका 15 का। बराबर, कैसे आया देखो ना, 50 मिलियन दिया, 35 मिलियन के एसेट्स के लिए, 15 मिलियन किस लिए दिया होगा? गुडविल के लिए दिया होगा। ठीक है, तो गुडविल आ गया 8 और 7। लेकिन सर क्वेश्चन में तो बोला गया है कि CGU2 को ज्यादा बेनिफिट है, बराबर, तो गुडविल CGU2 में ज्यादा आना चाहिए। यहां तो 1 में 8 आ रहा है और 2 में 7 आ रहा है, ऐसा मत देखो, कंपैरेटिव बेसिस पे देखो। कंपैरेटिव बेसिस में CGU1 में 25 मिलियन के एसेट्स है, गुडविल कितना एलोकेट हुआ है? 8 मिलियन। कंपैरेटिव बेसिस पे CGU2 में सिर्फ 10 मिलियन के एसेट्स है, लेकिन गुडविल कितना एलोकेट हुआ है? 7 मिलियन। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो CGU2 में ज्यादा ही गुडविल गया है, बट वो अपना क्वेश्चन है ही नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो दिया है ये पूरा कचरा इन्फॉर्मेशन है, कुछ काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए, इग्नोर करने का इन्फॉर्मेशन को। आगे बढ़ जाते हैं। डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ गुडविल टू ईच CGU, निकाल के दिया हुआ 8, 7 और 15। लॉजिक भी बता दिया आपको मैंने, खत्म हो गया है वाला पार्ट। ठीक है, सो वी आर डन विद इलस्ट्रेशन नंबर 66। अच्छा क्वेश्चन था, खत्म कर लिया अपन ने। इलस्ट्रेशन नंबर 67 एक काम करेगा, इसको अपन अभी निपटा देते हैं क्या? इसको अपन अभी निपटा देते ताकि अपना इंडेक्स 36 वाला जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अपन पहले थियरी पे जाते हैं। अगेन वही 33 वाला लॉजिक, थियरी पूरी तरीके से नहीं समझेगी, जितना समझेगा 10-20% एक बार रीड मार के तो जरूर आएंगे, क्लियर, वरना समझेगा ही नहीं कि करना क्या चाहते हैं इसके अंदर। तो एक बार ऊपर से रीड मार के आएंगे, जितना समझता है समझ के लेंगे, नहीं समझता तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अपन इलस्ट्रेशन सॉल्व जब करेंगे तो वापस थियरी पे जाके वापस सब कुछ समझेंगे। वो चीज तो आपको इंडेक्स 33 में समझ ही गई होगी कि अपन वो कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 67। उसके पहले अपन आते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। आ जाओ, क्या थियरी ऐड की है यहाँ देखो। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI। अब क्योंकि आप FR पढ़ के आए तो आपको पता है NCI कंसेप्ट आता है कंसोलिडेशन के अंदर। द इम्पैक्ट ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट टेस्टिंग। देखो NCI कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है PSNA मेथड, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड, और एक होता है फेयर वैल्यू मेथड। बराबर, अगर आपने फेयर वैल्यू मेथड फॉलो किया है तो गुडविल भी कौन सा वाला आता है? फुल गुडविल आता है। और अगर आपने PSNA मेथड फॉलो किया तो गुडविल कौन सा आता है? पार्शियल गुडविल आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल गुडविल? जो गुडविल का शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करेगा? पेरेंट को बिलोंग करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल गुडविल? फुल गुडविल का मतलब इस गुडविल के अंदर 2 लोग के शेयर है, एक तो NCI का शेयर है, क्योंकि अपन ने NCI को फेयर वैल्यू पे मेजर किया तो कहीं ना कहीं NCI की वजह से भी कुछ गुडविल अराइज हुआ होगा, और एक शेयर होगा पेरेंट का।
सबको इतना वाला पार्ट याद आना चाहिए, नहीं रहेगा तो मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। आगे बढ़ जाओ। अंडर इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड एंटिटी हैज अ चॉइस बिटवीन टू मेथड्स। वो बताता है देखो इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जब एनसीआई कंप्यूट करते हैं तो कंपनी के पास चॉइस है कि वो एनसीआई को दो मेथड से कंप्यूट कर सकता है। गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द पेरेंट सीएफएस। इस केस में एनसीआई को हमने कौन से मेथड पे बुक किया होगा, पीएसएनए मेथड पे बुक किया होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि एनसीआई शेयर फेयर वैल्यू मेथड पे हो सकता है। आगे अंडर मेथड नंबर 1, मतलब जहां अपन ने एनसीआई को पीएसएनए मेथड पे बुक किया हुआ है, अंदर मेथड नंबर 1 द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट सीजीयू कंप्राइजेस। मुझे इतना बता दो, सिर्फ वो छोड़ो यहाँ क्या लिखा हुआ इतना बता दो। अगर मेथड नंबर 1 है मतलब एनसीआई पीएसएनए मेथड पे, तो अगर सपोज जो सब्सिडरी को एक्वायर किया है वो पूरा का पूरा सब्सिडरी इज अ सीजीयू, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया 36 में तो सीजीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो पूरा का पूरा सब्सिडरी इज अ सीजीयू। तो उस सीजीयू में क्या क्या होगा, उस सीजीयू में क्या क्या जो भी असेट्स लाइबिलिटीज एक्वायर किया है वो हो सकता है। हाँ, सीजीयू में असेट लाइबिलिटी हो सकता है, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज हो सकते हैं बराबर। उस सीजीयू में क्या एनसीआई हो सकता है? यस, एनसीआई हो सकता है। उस सीजीयू में ध्यान से भी देखना, क्या गुडविल हो सकता है? गुडविल, यस गुडविल हो सकता है, लेकिन उस सीजीयू में गुडविल पार्शियल वाला होगा कि फुल वाला होगा? अगर मैंने एनसीआई मेथड नंबर 1 से निकाला है तो सर गुडविल तो पार्शियल वाला होगा उस केस में। वाई? बिकॉज अगर एनसीआई पीएसएनए मेथड पे तो गुडविल पार्शियल में पूरा पूरा किसको बिलोंग करेगा? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को बिलोंग करेगा। सबको इतना समझता है ये चीज? ठीक है, बढ़ते देखो क्या बोलता है इधर। अंडर मेथड नंबर 1 अबव द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू कंप्राइजेस बोथ पेरेंट्स इंटरेस्ट एंड एनसीआईज इंटरेस्ट इन द आईएनए ऑफ द सीजीयू एंड पेरेंट्स इंटरेस्ट इन गुडविल। वो देखो खुद ही बोलता है कि गुडविल भी सिर्फ पेरेंट वाला आएगा बिकॉज ये पार्शियल गुडविल मेथड है। आगे बात करते हैं। If an entity measures NCI at PSNA method, goodwill attributable to NCI is included in the recoverable amount। देखो जब भी हम इंड एस 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए हमको दो अमाउंट की जरूरत होती है, एक होता है रिकवरेबल अमाउंट, एक होता है कैरिंग अमाउंट। अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब आपका क्या हो चुका है? सीजीयू या असेट वो इम्पेयर हो चुका है। तो बोलता है कि इफ एन एंटिटी मेजर्स एनसीआई एज पर पीएसएनए, गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई इज इंक्लूडेड इन द रिकवरेबल अमाउंट। मतलब वो बोलता है जब आप रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट कर रहे हो ना ऐसे सीजीयू का, तो ऐसे रिकवरेबल अमाउंट में आप गुडविल जो भी कंसिडर करते हो उसमें गुडविल सिर्फ पेरेंट का नहीं आता है, पेरेंट के साथ साथ एनसीआई का भी आता है बराबर। लेकिन उसी सीजीयू के अगर हम कैरिंग अमाउंट का बात करेंगे तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, अगर ये सीजीयू का कैरिंग अमाउंट ऐसा वाला सीजीयू है जहां एनसीआई को हमने पीएसएनए पे रिकॉर्ड किया हुआ है, एनसीआई को किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? पीएसएनए पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उस कैरिंग अमाउंट के अंदर, इस सीजीयू के कैरिंग अमाउंट के अंदर गुडविल होगा, लेकिन गुडविल सिर्फ पेरेंट वाला होगा, एनसीआई वाला नहीं होगा। क्यों? एनसीआई तो अपन ने पीएसएनए के हिसाब से निकाला है। हाँ, अगर मेथड नंबर 2 रहेगा जहां अपन ने एनसीआई को फेयर वैल्यू के हिसाब से निकाला तो उस केस में गुडविल पेरेंट का भी और एनसीआई का भी दोनों का होगा, कैरिंग अमाउंट के अंदर भी। अब ये एक अजम्पशन है बाय द वे कि जब आप रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि इस रिकवरेबल अमाउंट के अंदर जो भी गुडविल का अमाउंट है वो गुडविल का अमाउंट एज पर फुल गुडविल का अमाउंट है, मतलब वो गुडविल पेरेंट और एनसीआई दोनों के हिसाब से है बराबर। अज्यूम करके चलना पड़ेगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अपन ने कभी ये सब काम किया नहीं तो अपने को आइडिया नहीं होता प्रैक्टिकली ये सब चीज का, तो वो चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ देखो आगे क्या बोलता है। इफ एन एंटिटी मेजर्स एनसीआई एज पर पीएसएनए मेथड, गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई इज इंक्लूडेड इन द रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट अपन ढूंढते नहीं, वो क्वेश्चन में दिया गया, तो वो बोलते हैं मान के चलना कि जो भी एनसीआई का भी गुडविल है वो उस रिकवरेबल अमाउंट के अंदर तो है, बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द पेरेंट्स सीएफएस। क्यों पेरेंट के सीएफएस में नहीं होता है? बिकॉज एनसीआई को अपन ने एज पर पीएसएनए निकाला होता है। आगे बढ़ते, एज अ कॉन्सिक्वेंस an entity shall gross up the carrying amount of the goodwill, an entity shall gross up the carrying amount of the goodwill। अब मैं यही छोड़ रहा हूं, ठीक है, यही छोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूं। allocated to the unit to include goodwill attributable to NCI, the adjusted amount will then be compared with the recoverable amount। मैं यहां छोड़ रहा हूं अभी, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन से अपन समझने का ट्राई करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब पहली बार आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकीनेस लगेगा आपको उसके अंदर। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 67 की ओर बढ़ते। ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी बी लिमिटेड, मतलब एनसीआई कितना होगा? 20% होगा। फॉर हाउ मच? 3200। ये क्या हो गया? हमारा पीसी हो गया इस केस में, ठीक है।
एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बी लिमिटेड्स आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स इज 3000, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे गुडविल कितना आएगा इस केस में, तो पीसी कितने के लिए पे किया हमने, 80% के लिए पे किया, 3200 बराबर। और हमने आईएनए कितना एक्वायर किए, आईएनए तो पूरा 100% हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर, कितना 3000, ठीक है। कंपेरेबल अभी तक नहीं है बिकॉज वी कंपेयर 100% विथ 100%, तो यहाँ एक एनसीआई भी ऐड करना पड़ेगा 20% के हिसाब से। अब वो दो मेथड है, या तो पीएसएनए मेथड होगा या फिर कौन सा मेथड होगा, पीएसएनए मेथड होगा या फिर फेयर वैल्यू मेथड होगा, आगे देखते हैं। ए इलेक्ट्स टू मेजर एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड, मतलब पीएसएनए मेथड पे एनसीआई, तो पीएसएनए पे कैसे निकलेगा, ये जो 3000 100% है, इसमें से 20% शेयर किसका एनसीआई का है, तो 3000 इंटू 20% विच गिव्स मी 600, जिसका वर्किंग पूरा इन्होंने यहाँ का यहाँ करके दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वर्किंग करके दिया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो आपका गुडविल कितना आ गया 800। ये कौन सा वाला गुडविल है, ये पार्शियल गुडविल है। पार्शियल गुडविल क्यों, बिकॉज एनसीआई पीएसएनए के ऊपर है, और अगर ये पार्शियल गुडविल है तो ये पूरा का पूरा गुडविल किसका है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट वाला गुडविल है। सबको समझता है इतना वाला पार्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बी लिमिटेड कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू 2700, मतलब जो नेट एसेट पहले आपको कितने के दिख रहे थे, 3000 के दिख रहे थे, अभी वो कितने के हो चुके हैं, 2700 के हो चुके हैं। कैसे हो गए, डिप्रिशिएट हुए होंगे, आपको क्या करना है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, डिप्रिसिएशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, आगे बात करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, इतना समझते सबको, आगे आ जाओ। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बी लिमिटेड असेट इज हाउ मच, केस 1 2000 रुपीज 2000 और केस 2 2800, इसका बाद में करेंगे अपन, पहले किसका बात करेंगे, केस 1 का बात करेंगे, ठीक है। केस 1 में रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया गया, 2000 दिया गया, हमको मान के चलना है, बोला गया थियरी के अंदर, मान के चलना है कि ये रिकवरेबल अमाउंट इज एज पर फुल गुडविल मेथड, मतलब ये रिकवरेबल अमाउंट के अंदर जो भी एनसीआई का गुडविल है वो भी होगा इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना, करना कर क्या रहा हूं मैं, पहले यहां ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, एक बार क्वेश्चन नंबर खोल कर रखो, मैं भी क्वेश्चन खोल कर रखता हूं अपने पास। क्वेश्चन नंबर है 67, ठीक है, ध्यान से देखना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने वाले, ठीक है। ये जो भी हमने एक्विजिशन किया है किसी सब्सिडरी का, मान लो ये पूरी की पूरी सब्सिडरी क्या है हमारे लिए, सीजीयू है, बराबर। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए देखना कैसे करेंगे, हमको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए दो अमाउंट चाहिए, एक तो चाहिए हमको रिकवरेबल अमाउंट, और एक चाहिए हमको कैरिंग अमाउंट, ठीक है। दिस सीजीयू इंक्लूड्स गुडविल, बाय द वे इंक्लूड्स गुडविल, ठीक है, हमको चाहिए कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज ₹2000 एज पर केस नंबर 1, कैरिंग अमाउंट हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है, हम कंप्यूट कर लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, हमारा कैरिंग अमाउंट इज, अगर मैं बात करूं तुम्हारे अदर एसेट्स का, इसको थोड़ा अपन शिफ्ट कर ले उधर, तुम्हारे कैरिंग अमाउंट में असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना दिया है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹2700, बराबर। लेकिन तुम्हारे सीजू में गुडविल है कि नहीं है, गुडविल भी है, तो उस केस में गुडविल कितना आया था अपने को 800। ये सिर्फ और सिर्फ किसका गुडविल है, ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट वाला गुडविल है, ये मैं लिख देता हूं इधर, पार्शियल गुडविल, मतलब ये सिर्फ किसका गुडविल है, पेरेंट का गुडविल है, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा आपका 3500। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, यहां तक सबको समझता है ये वाला पार्ट, ठीक है। 3500 अपना कैरिंग अमाउंट टोटल आ गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस कैरिंग अमाउंट विथ योर रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया गया हमको, रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है 2000, लेकिन अब एक कैच आ गया इधर, सुनना कैच क्या है, वो बोलता है ये जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट हम किसका निकालते हैं, ये पूरे सीजीयू का ही निकाल रहे हैं ना हम रिकवरेबल अमाउंट, तो इसका मतलब जब हम रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू का निकाल रहे हैं तो सीजीयू में जो असेट्स है उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे, बराबर। तो वो बोलता है कि जब ये रिकवरेबल अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया गया होता है तो इसके अंदर असेट्स का तो है प्लस गुडविल का भी है, लेकिन ये गुडविल एज पर फुल गुडविल के हिसाब से रिकवरेबल निकाला गया है। लेकिन ये जो कैरिंग अमाउंट है, यहाँ कैरिंग अमाउंट असेट्स का तो है, गुडविल का भी है, लेकिन ये गुडविल एज पर पार्शियल गुडविल वाला कैरिंग अमाउंट है।
क्या ये दोनों अमाउंट कंपेरेबल बन जाते हैं? उस केस में द आंसर इज नो। तो उस केस में भले ही हमने एनसीआई को एज पर पीएसएन रिकॉर्ड किया है, फिर भी हमको एक अमाउंट निकालना पड़ेगा विच इज अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल ऑफ एनसीआई। अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल ऑफ एनसीआई हमको क्या ये रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना, तभी तो मैं लिख रहा हूं अनरिकॉग्नाइज्ड है। ये हम निकाल रहे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल हम निकाल रहे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। सर कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। मुझे बताओ, ये पार्शियल गुडविल 800 किसका है? पेरेंट का है। पेरेंट का शेयर कितना है? 80%। 80% के लिए 800 गुडविल आया। अगर 80% के लिए 800 गुडविल आया तो एनसीआई के 20% के लिए कितना गुडविल आ जाता? बराबर। तो एनसीआई के 20% के लिए कितना गुडविल आ जाता? बराबर। एक तरह से शायरी जैसा हो गया। हाँ, मजा आ गया सर एकदम। तो आप बोलो 800 डिवाइड बाय 80% इंटू 20%। बराबर। तो अगर 800 के लिए 80% के लिए 800 आया तो 20% के लिए 200 आना चाहिए। इसमें तो कोई लॉजिक था, इसमें कोई था ही नहीं कैच। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1000। अब आपका टोटल आ गया 3700। अब मैं बोल दूं ये जो असेट्स है दिस इज असेट्स प्लस गुडविल, वो भी कौन सा वाला? फुल वाला। सबको इतना समझता है? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान देना। ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। ये हमने 200 क्यों निकाला? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, ताकि दो अमाउंट्स कंपेरेबल हो जाए और कंपेरेबल अमाउंट्स को ही आप टेस्ट कर सकते हो। क्लियर है चीज? ठीक है, तो उस केस में अभी टेस्टिंग के पर्पस के लिए नोशनल गुडविल निकाल दिया अपन ने एनसीआई का। नोशनल बोल सकते हैं आप इसको, नोशनल गुडविल। मैं लिख भी दूं क्या इधर नोशनल करके है? ये नोशनल कहां लिखूं? इधर ब्रैकेट में लिख दूं नोशनल। अज्यूम्ड है ये गुडविल, अज्यूम्ड। ठीक है, अब मैं निकालता हूं। अब बताओ पहले इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं है? तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, मतलब आपके बुक्स में जो वैल्यू पे दिख रहा है उतना तो रिकवरी होने वाली नहीं है। तो क्या आ गया आपका? टोटल इंपेयरमेंट लॉस आ गया। क्या आ गया? टोटल इंपेयरमेंट लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया? 1700 का लॉस आ गया। ठीक है, सबको समझता है ये वाला पार्ट? ठीक है, 1700 का लॉस आ गया। लेकिन 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 1700 का लॉस जो आया है, क्या ये मुझे पूरा पूरा बुक करना है क्या? द आंसर इज नो। इसमें से जो 200 का लॉस है that was notional loss. This arised due to notional goodwill of NCI. इसको हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। बराबर। जो 1500 का आता है, ये जो लॉस है इसको हमको रिकॉर्ड करना है। तो सर काफी लोग सोचेंगे सर क्या बेवकूफी वाली बात हो गई ना ये। आप अगर सीधा सीधा ये निकालते भी नहीं, अगर ये निकालते भी नहीं और सीधा सीधा 3500 को 2000 से कंपेयर करते तो आता ही आपका 1500 का अमाउंट था। तो फिर जितना आया उतना ही रिकॉर्ड कर लेते। ये मगजमारी क्यों किया आपने? क्या ये करना जरूरी है एग्जाम में? करना जरूरी है, करना जरूरी है। क्यों? एक बार पार्ट बी भी करूंगा ना, उसके बाद समझ जाएगा आपको। ठीक है, पार्ट बी हो जाने दो, तब तक थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये 1700 में से 200 का तो हम बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 200 का अराइज ही क्यों हुआ है? क्योंकि हमने एक नोशनल गुडविल बुक किया था 200 का, जो हमारे बुक्स में है ही नहीं। तो जो 200 का गुडविल है ही नहीं तुम्हारे बुक्स में, उस गुडविल का लॉस तुम कैसे बुक कर लोगे? सबको समझता है वाला पार्ट? ठीक है, तो निकाला क्यों? मैंने बताया कंपेरेबल बनाने के लिए निकाला, कंपेरेबल करने के लिए मैंने निकाला वो अमाउंट। ठीक है, अब आता है 1500 का इंपेयरमेंट लॉस। ये बाइफिकेट कैसे करेंगे? तो एज पर इंडिया 36 आपको पता होगा, वो बोलता है कि पहले पूरा का पूरा लॉस कहां बाइफिकेट करने का? गुडविल के अंदर बाइफिकेट करने का। गुडविल कितने का है? 1000 का है कि 800 का है? तुम्हारे बुक्स में गुडविल 800 का ही है, तो प्लीज 1000 का बाइफिकेट मत कर देना। 200 तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है क्या? नहीं। वैसे भी वो 200 तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे ना। क्लियर? तो गुडविल के अंदर 800 का बाइफिकेट होगा, अदर एसेट के अंदर कितने का होगा? 700 का बाइफिकेशन होगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, टोटल इंपेयरमेंट लॉस 1700 आया, बाइफिकेशन लिख दूं, तो मैं बोल दूंगा बाइफिकेशन 800 जाएगा गुडविल के अंदर और अदर एसेट में जाने वाला आपका 700। तो आपका नेट अमाउंट कितना हो जाएगा? यहां बचेगा नील और यहाँ आपका बचेगा 2000। नील कैसे आया सर? 1000 था 800। वापस से वही बात बोल रहा है, ये जो 200 था वो तो नोशनल था, ये अपन ने बुक्स में ना ही रिकॉर्ड किया, ना ही इसकी वजह से जो इंपेयरमेंट लॉस आया वो बुक करेंगे। सबको इतना पार्ट समझता है? ठीक है, बहुत सिंपल वाला पार्ट था। इन शॉर्ट, जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे तो अनरिकॉग्नाइज्ड एनसीआई का गुडविल है, नोशनल बेसिस पर निकाल लेना, बात खत्म। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। इधर ये हमने निकाल लिया 2000 का 800 और 700। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस ऑन पेरेंट
पेरेंट के गुडविल पे पूरा 800 का लॉस, एनसीआई का गुडविल था ही नहीं तो उस पर कोई लॉस आया ही नहीं। अदर एसेट भी जो 100% असेट्स है उसमें से थोड़े किसको बिलोंग करते हैं, 20% एनसीआई को बिलोंग करते हैं, 80% पेरेंट को बिलोंग करते हैं, बराबर। तो अदर असेट्स का भी जो बाइफिकेशन होगा पूरे लॉस का, 700 के लॉस का, वो 700 के लॉस का बाइफिकेशन भी कैसे होगा, 80% पेरेंट बेयर करेगा, 20% एनसीआई बेयर करेगा। तो 80% पेरेंट को दिया, 20% एनसीआई को दिया, बात खत्म। ये आपका केस नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 में एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ 2800। आ जाओ, करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले वही हम बताते हैं कि हमारा जो सीजीयू है उसका कैरिंग अमाउंट, अगर मैं बात करूं गुडविल, कितना है गुडविल, 800 है, बराबर। उसके बाद जो अदर असेट्स है, अदर असेट्स कितने हैं, 2700 है, टोटल कितना है 3500 है, बराबर। उसके बाद हमारे पास है रिकवरेबल अमाउंट विच इज 2800 दिस टाइम। अगेन दोनों कंपेरेबल नहीं है बिकॉज पहले हमको क्या बुक करना पड़ेगा, एक नोशनल गुडविल ऑन एनसीआई बुक करना पड़ेगा ऑफ एनसीआई। कितने का आएगा वो, 200 का आ जाएगा विच विल बॉइल डाउन 1000 एंड दिस कम्स टू 3700। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया, इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया यहाँ आपका इंपेयरमेंट लॉस आ गया 900 का, ठीक है। अब ऊपर अपन ने कैसे किया था, ऊपर पहले तो मैंने बताया कि 1700 का इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। 1700 में से 200 को तो भूल जाने का, ठीक है। मैं आपको ऊपर में एक नया ट्रिक दिखाता हूं। मैं एक बार ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ये वाला पार्ट, आइडियली बाइफिकेशन सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना अभी, ठीक है। मान लो पूरे 1700 का बुक करना होता तो हम कैसे करते, हम बोलते कि पहले पूरा 1000 डाल दो गुडविल में, अगर पूरे 1700 का बुक करना होता तो, और रिमेनिंग 700 जाएगा अदर असेट्स के अंदर। गुडविल में जितना पेरेंट का है उतना पेरेंट के गुडविल से माइनस हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं 800 पेरेंट का है तो वो हमने बुक किया था, यस वो माइनस हो जाएगा। जो एनसीआई का है 200 का एलोकेशन, ये 200 तो ना बुक किया था ना ही इस पे लॉस बुक करेंगे, तो ये निकाला क्यों था, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। बट ये 800 तो बुक भी किया था, इस पे लॉस भी अपने को बुक करना पड़ेगा, और ये तो हमने ऑलरेडी बाइफिकेशन देखा, इस पे भी बुक करेंगे। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। अब ये 900 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया, ठीक है। 900 का इंपेयरमेंट लॉस, भूल जाओ कि वो 200 हमने नोशनल निकाला था, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, भूल जाओ कि 200 नोशनल निकाला था हमने, तो ये पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस जाएगा गुडविल के अंदर, बिकॉज हमारे पास गुडविल थोड़ा ज्यादा है उस केस में। तो मैं बोलता हूं कि ये पूरा का पूरा 900 का एलोकेशन जाता था गुडविल के अंदर। अब गुडविल में भी थोड़ा बेयर करता पेरेंट, थोड़ा बेयर करता एनसीआई। अब पेरेंट ये नहीं बोलता कि पहले पूरा 800 मेरा माइनस कर दो फिर 100 इसको एलोकेट कर देना, नहीं 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 नहीं, जो भी पेरेंट और एनसीआई के गुडविल का रेशियो था उस रेशियो में लॉस जाएगा, तो वो बोलेगा 800:200 के रेशियो में लॉस जाएगा या 80:20 के रेशियो में लॉस जाएगा, बराबर। तो उस केस में पेरेंट को लॉस एलोकेट होता 900 इंटू 800 डिवाइड बाय 1000 विच कम्स टू 720, और एनसीआई को एलोकेट कितना होता 900 इंटू 200 डिवाइड बाय 1000 विच कम्स टू 180। तो उस केस में एनसीआई को कितना गुडविल का लॉस बेयर करना पड़ता 180। क्या ये 180 हमने बुक किया है, द आंसर इज नो। क्या इस पे लॉस बुक करेंगे, द आंसर इज नो। क्या ये 720 बुक्ड है, द आंसर इज यस। क्या इस पे लॉस बुक करेंगे, द आंसर इज यस। इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस भले ही आया 900 का, लेकिन अगर मैं इसका एलोकेशन मांगू, एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, तो एलोकेशन इस केस में कैसे होगा, एलोकेशन इस केस में होगा गुडविल में से हम माइनस करेंगे 720 और रिमेनिंग 120 हम बुक भी नहीं करेंगे। तो सर ऊपर वाले और इसमें फर्क क्या हुआ, ऊपर वाले में फर्क ये हुआ, जब मैंने आपको ऊपर वाला केस सिखाया पहले, तो मैंने आपको पहले बोला कि 200 तो वैसे भी नोशनल था, तो 200 बुक नहीं किया तो उस पर इंपेयरमेंट लॉस भी बुक मत करना, 200 को भूल जाना। यहां आप डायरेक्टली 200 को भूल नहीं सकते, अगर आप यहां देखोगे तो जो अनएलोकेटेड इंपेयरमेंट लॉस है वो 180 का आता है, 200 का नहीं आता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों आया, मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई,
ऐसा मान के चलना कि हमको पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। तो कैसे एलोकेशन करते हैं, पहले तो पूरा गुडविल के अंदर एलोकेट करते हैं। पहले वाले केस में तो गुडविल पेरेंट का जितना था, पेरेंट ने तो बुक भी किया था, तो उस पर वो लॉस भी बुक करेगा। एनसीआई वाला गुडविल ना बुक था, ना ही उस पर लॉस बुक होगा। नीचे वाले केस में कैसा आया, 900 का लॉस आया, लेकिन गुडविल अगर देखे तो था ज्यादा हमारे पास, इंक्लूडिंग नोशनल गुडविल। तो मान लेना कि पूरा का पूरा अगर गुडविल होता तो 900 का तो पूरा का पूरा कहां जाता, गुडविल के अंदर जाता। तो उस केस में पेरेंट कितना बेयर करता, पेरेंट बेयर करता डिवाइड बाय 800 इंटू 800 डिवाइड बाय 1000, और एनसीआई बेयर करता 200 डिवाइड बाय 1000, मतलब 80:20 के रेशियो में बेयर करते। तो उस केस में एनसीआई को कितना बेयर करना पड़ता, या मैं ऐसा बोलूं एनसीआई के गुडविल को कितना बेयर करना पड़ता, 180। क्या वो बुक किया था, द आंसर इज नो। तो क्या उस पे अपन इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, द आंसर इज नो। लेकिन 720 तो बुक है, तो इस पे बुक भी किया था, इस पे इंपेयरमेंट लॉस भी बुक करेंगे। सबको समझता है ये वाला पार्ट, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन हमेशा 80:20 के रेशियो में नहीं होगा। जिस रेशियो में पेरेंट और एनसीआई का गुडविल है, उसी रेशियो में पेरेंट और एनसीआई इंपेयरमेंट लॉस भी बेयर करते हैं। ये बात का प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। वापस बता रहा हूं, गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एलोकेशन और विल बी ऑन द बेसिस इन द रेशियो ऑफ द गुडविल ऑफ पेरेंट एंड एनसीआई। सबको ये वाला पार्ट क्लियर। ट्रिकी पार्ट है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगा। काफी लोगों को ऑलरेडी समझ गया होगा, बट ऐसा मानो आपको नहीं समझा, और प्लीज मेरे लिए 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। सबको समझता है वाला पार्ट। अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। केस 2 निकाला हमने, 900 का आया, लेकिन एलोकेट कितना किया, सिर्फ 720 का। वो लॉजिक वगैरह क्या है, लॉजिक मैंने आपको यहां बताया हुआ है। तो प्लीज 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 आपको चाहिए तो ये सोल्यूशन आप कॉपी कर सकते हो। मैं फटाफट धीरे धीरे सोल्व करता हूँ, पॉज करके लिखते हुए चलो। सबसे पहले ये वाला पार्ट, 1700 का एलोकेशन दिया, ये ना ही बुक हुआ है, ना ही इस पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक हुआ है। वैसा ये बुक भी हुआ था सीएफएस में, और इस पे इम्पेयरमेंट लॉस भी क्या करना पड़ेगा, बुक करना। फिर पार्ट नंबर 2, सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला भी एलोकेशन आप देख लो, ठीक है। अदर एसेट्स में कुछ भी एलोकेट, सॉरी अदर एसेट में कुछ भी एलोकेट होगा ही नहीं, बिकॉज अदर एसेट में तो कुछ बचता ही नहीं एलोकेट करने के लिए, सारा का सारा गुडविल में एलोकेट हो जाता है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। तो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। अब आप अपन आते हैं थियरी की तरफ। थियरी वापस फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं, अभी आपको सब समझ जाएगा। देखो क्या बोलता है। अब मैं जहां से मैंने येलो वाला पार्ट करके छोड़ा था, वहां से आपको पढ़ाता हूँ। इफ एन एंटिटी मेजर्स NCI as per PSNA, goodwill attributable to NCI is included in the recoverable amount. Recoverable amount के अंदर तो है, but is not recognized in the parent CFS. As a consequence, gross up the carrying amount of goodwill. पहले gross up करो, कैसे gross up करेंगे? नोशनल गुडविल निकालो NCI का, बराबर इंक्लूड द गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू NCI. द एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट इज कंपेयर्ड विद द रिकवरेबल अमाउंट. उसके बाद जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो कैसे बेयर करेंगे? इफ अ सब्सिडरी और अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी with NCI itself is a CGU, the impairment loss is allocated between parent and NCI on the same basis as that on which profit or loss is allocated, that is in the proportion of their stake. सबको समझता है? वो बाकी वो बोलता है इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सीजीयू वगैरह, उससे अपने को लेना देना नहीं। अपन मान के चलते सब्सिडरी एक सीजीयू है, तो इंपेयरमेंट लॉस कैसे होगा? इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कर देना एनसीआई और पेरेंट के बेसिस में, नॉर्मल लॉजिक के बेसिस पर, और कुछ नहीं करना है आपको। बस आगे बढ़ते, ये वाला पार्ट। इफ एन इंपेयरमेंट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई रिलेट्स टू गुडविल, if an impairment loss attributable to NCI, if an impairment loss attributable to NCI relates to goodwill, आगे पढ़ता हूं, that is not recognized in the parent CFS, only the impairment loss relating to the goodwill that is allocated to parent is recognized as a goodwill impairment loss. In short, अगर अपन ने इंपेयरमेंट सॉरी एनसीआई का गुडविल ही बुक नहीं किया तो एनसीआई के गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस भी बुक नहीं करेंगे, बराबर। इसका मतलब इतना सब थियरी क्यों दिया सर? चुपचाप आंसर पढ़ लेंगे, समझ जाता। तो मैं भी तो वही बोला, सोल्यूशन पढ़ो, काम खत्म करो, अपने को याद तो ना रखने का इतना सब। लॉजिक समझ गया सबको ये वाला का? खत्म। लॉजिक समझ गया क्वेश्चन करके तो अपने को टेंशन वाली बात है ही नहीं, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना टेंशन वाला लेने का जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन के थ्रू समझोगे तो थियरी ज्यादा बेटर समझती है। थियरी पढ़ के क्वेश्चन डायरेक्टली करने जाएंगे ना, तो कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थियरी सिर्फ थियरी पढ़ के नहीं समझती है, राइट। जनरली फंडा कैसा होता है, पहले थियरी पढ़ के कंसेप्ट समझो फिर क्वेश्चन करो, बट कुछ कुछ केसेस में थियरी एक बार गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर वापस थियरी पे आओ, बराबर। अब सर ये सब हमको कैसे समझेगा? तभी तो एक फैकल्टी की जरूरत होती है, जहां फैकल्टी गाइड करता है कि एक स्टडी अप्रोच कैसे हो सकता है किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो जब आपको ये
मिल रहा है रिसोर्स तो डेफिनेटली यू शुड यूज इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। तो 67 एलडीआर था, खत्म हो गया। 68 की तरफ बढ़ते, 68 भी आप एलडीआर मार्क कर देना। 67 तो एलडीआर स्क्वायर था बाय द वे। 68 अपन बढ़ते आगे। वो कंसेप्ट जो ऐड हुआ है वो एक ही कंसेप्ट ऐड हुआ है इंडेक्स 36 में, और कोई भी आप अगर देखोगे तो और कुछ भी थियरी नहीं है इसके नीचे, सीधा वो 108 से शुरू करता है और कुछ भी नहीं है इंडेक्स 36 के अंदर। क्लियर? ठीक है। ई लिमिटेड owns a machine used in the manufacturing of steering wheels which are sold directly to major car manufacturers। ठीक है भाई। अब अगर आप क्वेश्चन का साइज देखोगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने बताया हुआ ऑलरेडी ऐसे बड़े क्वेश्चन में पहले लास्ट लाइन पढ़ने का बोलता है अज्यूम अ टैक्स रेट ऑफ 30%। What is the value in use of the machine in accordance with Ind AS 36? वैल्यू इन यूज चाहिए। वैल्यू इन यूज हम क्यों निकालते हैं? बिकॉज हमको रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए दो चीज चाहिए होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। तो उसमें एक पार्ट होता है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकलता है? इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे निकलता है? दो चीज चाहिए, एक तो फ्यूचर कैश फ्लोज चाहिए और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए। बराबर? सर देखो कितना फटाफट रिवाइज करवा देते हैं, है ना? चलो ठीक है। तो वैल्यू इन यूज ढूंढना है सर जी। वैल्यू इन यूज ढूंढने के लिए हमको दो चीज चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है ये फ्यूचर कैश फ्लोज का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है देखो। द मशीन वॉज परचेज ऑन 1 April 11 एट अ कॉस्ट ऑफ 5 lakhs थ्रू अ वेंडर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ऑन विच इंटरेस्ट इज बीन चार्ज एट द रेट 10%। अपने को पता है असेट की कॉस्ट में कभी भी अपन इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करते, इसको अलग से फाइनेंस कॉस्ट की तरह ट्रीट करके बाहर कर देने का। कब खरीदा था अपन ने? 1 April 2011 को परचेज किया था। आगे बढ़ते हैं। During the year ended 31st March 13, E Limited sold 10,000 steering wheels at a selling price of 190 per wheel. During the year ended 31st March 13 बोलता है, मतलब अगर मैं अपना टाइम में बनाता हुआ चलूँ, इधर लिखता हुआ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 है। बराबर? सबसे पहले 1 April को मैंने क्या किया? मैंने मशीन परचेज किया। लिख इसलिए रहा हूं ताकि अपने को कुछ कंफ्यूजन ना हो। पता ना अपन बचपन में लिखा करते थे गिवन, ये सब आदत अपनी छूट गई है ना, इसलिए अपने को क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन होता है। ठीक है, गिवन में ये बोला हुआ है। उसके बाद बोलता है कि 31 मार्च 13 को कितना बेचा? 10,000 यूनिट्स बेचा। कितने में बेचा? 190 में बेचा। तो मैं बोलता हूं कितना बेचा? 10,000 यूनिट्स बेचा। अच्छा, ये बेचने खरीदने का इन्फॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है? कैश फ्लोज निकालना ना मशीन का, क्योंकि मशीन का क्या चाहिए? वैल्यू इन यूज। तो मशीन का वैल्यू इन यूज के लिए मशीन का कैश फ्लोज चाहिए, और मशीन के कैश फ्लोज क्या होते हैं? मशीन से निकलने वाले आउटपुट को बेचकर जो भी पैसा मिला है उसी को क्या बोलेंगे? मशीन के कैश फ्लोज। बराबर? तो 10,000 यूनिट सोल्ड इंटू ₹190 पर स्टीयरिंग व्हील। आगे बढ़ते हैं। The most recent financial budget approved by E Limited's management covering the period 1st April 13 to 31st March 18। मतलब ये इंफॉर्मेशन उसके जस्ट पहले वाले साल का था, 31 मार्च 13 का। उन्होंने एक बजट निकाला है जहां पीरियड कौन से कवर किए? 1 April 13 से लेकर 31 मार्च 18। तो अगर आप देखो कितने साल हुए? 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल का इंफॉर्मेशन है। ठीक है। इंक्लूडिंग दैट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल ईच स्टीयरिंग व्हील फॉर ₹200। मतलब उसका 1 April 13 से लेकर 31 मार्च 18 तक का एस्टिमेट ये बोलता है कि हर एक स्टीयरिंग व्हील कितने में बेचेगा? 200 रुपए में बेचेगा। पहले कितने में बेच रहा था? 190 में बेच रहा था। ठीक है, 200 में बेचेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 13 एंड 14, एंड द प्राइस राइजिंग इन लेटर ईयर्स इन अ लाइन विद अ फोरकास्ट इन्फ्लेशन ऑफ 3% पर एनम। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं आगे का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 14, E Limited expects to sell 10,000 steering wheels. The number is forecast to increase by 5% each year until 31st March 18। ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है? देखो, मशीन के कैश फ्लोज में दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक तो होता है कैश इनफ्लोज और एक होता है कैश आउटफ्लोज। तो मैं सबसे पहले बात किसका करता हूं? कैश इनफ्लोज का बात कर लेता हूं। ठीक है, हमको वैल्यू इन यूज कब से कब तक का निकालना है? तो वैल्यू इन यूज में जो कैश फ्लोज लेंगे हम, वो लेंगे हम फ्रॉम द ईयर फाइनेंशियल ईयर 13-14 से लेकर 17-18 तक। तो 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18। करेक्ट ये चीज? ठीक है। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि हम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 14
10,000 व्हील बेचेंगे और 5% इंक्रीज हर साल होगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कैश इनफ्लोस कैसे निकलेंगे मेरे, तो मैं बोलता हूँ जो भी मेरे यूनिट्स सोल्ड या जो बिकने वाले हैं, यहाँ होएगा 10,000, फिर यहाँ रहेगा 10,000 प्लस 5%, फिर यहाँ रहेगा वो 5% करते करते आप निकाल लेना। क्या बोलता है वो, 5 इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर मतलब यहाँ जो आप निकालोगे वो इसका प्लस 5% करना, बराबर। ये मत बोलना कि 10,000 प्लस 5%, जो 10,500 आपको आया वही हर साल होगा, नहीं नहीं नहीं, फिर ये साल 10,500 प्लस 5%, ऐसा करके करके आप हर साल का कैश फ्लोस निकाल लेना, ठीक है। अभी मैं कंप्यूटेशन वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ +5% और +5% कर देना। उसके बाद आएगा इंटू रेट पर यूनिट, तो बोलता है कि उसके ऊपर वाले लाइन में हमने लिखा था ऊपर कि 200 में बेचता है ड्यूरिंग 13-14 और उसके बाद प्राइस इन्फ्लेशन होता है 3% पर एनम का, तो मैं बोलता हूँ यहाँ तो होगा 200, फिर यहाँ रहेगा +3%, फिर यहाँ रहेगा इसका +3%, फिर वही लॉजिक +3% और +3%, बराबर। तो हमको कुछ क्या मिलेंगे, कैश इन्फ्लोस वगैरह मिलेंगे, ठीक है। सबको इतना समझता है वाला पार्ट, सिंपल पार्ट है। उसके बाद तो हमने ये इन्फॉर्मेशन भी यूज कर ली और ये इन्फॉर्मेशन भी यूज कर ली। E Limited estimates that each steering wheel cost ₹160 to manufacture, मतलब अब ये किसका बात हो गया, कैश आउटफ्लोज का बात हो गया। हमेशा इनफ्लोज और आउटफ्लोज में 2-3 लाइन छोड़ देना, बिकॉज बीच में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाती है तो अपन फंस जाएंगे, तो मैं 2-3 लाइन छोड़ देता हूँ। कैश आउटफ्लोज का बात चल रहा है, तो कितना पर यूनिट कॉस्ट होने वाला है अपना, 160 रुपीज पर यूनिट होने वाला है। आगे देखो क्या बोलता है, द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 1% ड्यूरिंग 14-15 एंड बाय 2% अंटिल 31 मार्च 18। इसका मतलब 13-14 में कॉस्ट कितना होगा, 160 होगा, बराबर। यहाँ अगले साल बढ़ेगा +1% से, और उसके फ्यूचर में बढ़ेगा +3% से, मेरे हिसाब से +2% से बढ़ेगा बाकी हर साल, तो बाकी 3 साल बढ़ेगा +2% से, +2% से और +2% से। अगेन मैं कंप्यूटेशन वगैरह में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। लाइन में लिख दो बराबर, +2%, +2% और प्लस, ज्यादा आ गया ना, ये 160 इधर आना चाहिए, यहाँ बढ़ेगा +1% से, यहाँ बढ़ेगा +2% से, यहाँ बढ़ेगा +2% से और यहाँ बढ़ेगा +2% से। ये पर यूनिट कॉस्ट का बात चल रहा था, कैश आउटफ्लोज का हम बात कर रहे थे यहाँ। उसके बाद अब यूनिट्स कितने होंगे, जितने बेचे उतने का ही बात करेंगे, तो यूनिट्स आप यहाँ से यहाँ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर ली। ड्यूरिंग 15-16 द मशीन विल बी सब्जेक्ट टू रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्टिंग 50,000, मतलब ये कैश इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ, तो कैश आउटफ्लो में एक और चीज है, दैट इज रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस कितना है, 50,000 हर साल का है क्या, देखो कभी बोलता है ड्यूरिंग 15-16, तो 15-16 वाले साल में, तो अगर मैं बोलूं मेरा 15-16 वाला साल ये वाला साल है, तो यहाँ रहेगा ₹50,000 का कैश आउटफ्लो आपका, करेक्ट, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, तो हमने ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली। इन 13-14 ई लिमिटेड expects to invest in new technology costing 1 lakhs. This technology will reduce the variable cost from 110 to 100। देखो अगर आप देखोगे बाइफिकेशन दिया हुआ था 160 का, 110 इज वेरिएबल कॉस्ट, 30 इज फिक्स्ड ओवरहेड्स, 20 इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो बोलता है कि 13-14 में एक्सपेक्ट करता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, बराबर, जिससे वेरिएबल कॉस्ट एक 110 का 100 हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स 30 का 15 हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। वो सोचता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन क्या वो आज के टाइम पे रेडी है, द आंसर इज नो। तो उस केस में जब भी आप इंडिया 36 का टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो बोलता है ऐसे फ्यूचर कैश, ऐसे एडजस्टमेंट्स जो फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से होंगे या फिर जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की वजह से होंगे, जो आज तक आपने नहीं किए हैं या जो सर्टेन नहीं है कि आप करोगे या जिसके लिए आप कमिटेड अब तक नहीं हो, उसकी वजह से होने वाले कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज के चेंजेस को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को लेकर जहां अब तक कंपनी खुद ही श्योर नहीं है कि इन्वेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि वो अब तक टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, तो इसकी वजह से होने वाले कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के इफेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन इग्नोर, प्लीज स्टार मार्क कर देना इस एडजस्टमेंट को। आगे बढ़ते, E Limited is depreciating the machine using straight line method over the period of 10 years. The current estimate
The current estimate based on similar assets that have reached the end of their useful lives of the disposal proceeds from selling the machine is 80,000 net of disposal cost. और ये एंटिटी कब एक्सपेक्ट करता है रिसीव करना? ऑब्वियसली डिस्पोजल कॉस्ट मिलेगा 31 मार्च 18 को, तो उस केस में ये तो कैश इनफ्लो का पार्ट होना चाहिए, तो मैं बोल दूं डिस्पोजल इनफ्लो, ये मिलेगा साल के लास्ट में। वो कितना मिलेगा अपने को? रुपीज 80,000। ये कैश इनफ्लो का पार्ट बन जाएगा बिकॉज ये पक्का पक्का अपने को मिलेगा। आगे ई लिमिटेड हैज डिटरमाइंड अ प्री टैक्स डिस्काउंटेड ऑफ 8%, तो डिस्काउंट रेट भी चाहिए होता है, वो कितना दिया हुआ है? प्री टैक्स 8%। नीचे टैक्स रेट भी दिया हुआ है 30%। तो क्या हमको डिस्काउंट रेट प्री टैक्स लेना है कि पोस्ट टैक्स लेना है? हमने ये जो भी कैश फ्लोस कंसिडर किए, क्या उसको टैक्स माइनस करने के बाद कंसिडर किया है क्या? द आंसर इज नो। जब आपके कैश फ्लोस प्री टैक्स है तो आपका डिस्काउंट रेट भी कौन सा होगा? प्री टैक्स वाला होगा। क्लियर? तो आप डिस्काउंट रेट भी कौन सा लोगे? प्री टैक्स वाला ही लोगे। ये टैक्स रेट का कुछ भी अपना काम नहीं है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखोगे सोल्यूशन, तो क्वांटिटी दिया गया है, प्राइस दिया हुआ है 200 206, मैंने बताया आपको इंक्रीमेंट कैसे करना है, मैंने लिख के दिया हुआ है। कैश इनफ्लोज मिल गया, फिर मिसलेनियस कैश इनफ्लो फ्रॉम डिस्पोजल प्रोसीड्स 80,000 साल के लास्ट में लिखा है, बराबर। ये टोटल कैश इनफ्लो मिल जाएगा। आउटफ्लो में कैसे निकालोगे आप? आउटफ्लो में कॉस्ट पर यूनिट वगैरह दिया हुआ है आपको, वो मैंने बताया कैसे निकालने का। पहले साल में 1% इंक्रीज, बाकी साल में 2% का इंक्रीज। उसके बाद आप इसको टोटल यूनिट्स जो अपने पास ऑलरेडी है इधर, उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा कैश आउटफ्लोज। और एक आउटफ्लो था मेंटेनेंस कॉस्ट का, जो कि ये साल में था, वो भी कंसिडर कर लेना। टोटल कैश आउटफ्लोज मिल जाएगा, नेट कैश फ्लोज आप निकाल देना, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% से मल्टीप्लाई कर देना और आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वगैरह मिल जाएंगे। दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू इन यूज। प्लीज लिख के प्रैक्टिस करना इसको। अपन तो समझने पे फोकस करेंगे, तो अपन यहाँ टाइम कंज्यूम लिखने में नहीं करेंगे। क्लियर? एक बार ये थियोरी प्लीज रीड कर लेना, प्लीज एक बार ये थियोरी रीड कर लेना, बिकॉज इससे आपको समझेगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा लिखो, बट एटलीस्ट इसमें से 20-30% कंटेंट तो आप लिख पाओगे इंडेक्स का रेफरेंस वगैरह देकर। ठीक है? तो ये एक टेबल आपको प्लीज प्रैक्टिस करना है, प्लीज प्रैक्टिस। एलडीआर क्वेश्चन है, एलडीआर क्वेश्चन से मस्ती मत करना, पहले बता रहा हूँ। एलडीआर क्वेश्चन में प्लीज थोड़ा भी आलसपना मत करना। आलसपना करोगे ना तो वो आलसपना इतना भारी पड़ेगा, 6 महीना भारी पड़ेगा वो आपको। क्लियर? ठीक है, बता रहा हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ। राइट? एनालिसिस होता है उसके पीछे बहुत जबरदस्त वाला, कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं कि हर साल में, हर कितने बार में, तो प्लीज करके जाना है इसको। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा, बाय द वे, आपको थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, आपके एमटीपी 2021 का भी क्वेश्चन है, जो अभी मार्च में एमटीपी आई है उसका भी क्वेश्चन है, उसके अंदर भी है, तो प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है? उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69। ये आप होमवर्क में कर सकते हो, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, प्लीज कर लेना, प्रैक्टिस करना लेकिन इसको भी। क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है? दिस कंप्लीट्स आवर इंडेस 36। Now we move on to Index 37, प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट असेट्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐड हुआ है, कोई भी कंसेप्ट ऐड नहीं हुआ है, तो ये 70 आप करोगे होमवर्क में, 71 भी आप करोगे होमवर्क में। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 71 के अंदर क्या जो प्रोविजन है, क्योंकि वो 2 साल के बाद अराइज होने वाला, तो आज डिस्काउंटेड वैल्यू पे बुक करेंगे और हर साल क्या करेंगे, उसका अनवाइंडिंग करेंगे, खत्म हो गया। उसके बाद 72 भी बहुत सिंपल है, आप होमवर्क में करोगे। लेकिन मैं बात किसका करूंगा? मैं 73 का बात करना चाहूंगा। वैसे तो आप ये भी होमवर्क में कर सकते थे, कुछ खास है नहीं, बट फिर भी मैं क्या कर लेता हूँ, उसका बात एक बार कर लेता हूँ। तो 73 अपन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट पढ़ के कंप्लीट करना, लेकिन जो होमवर्क में दिया छोड़ मत देना उसको। देखते हैं यहाँ, मैरिको हैज एन ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर एनवायरमेंटल डैमेज इन द एरिया सराउंडिंग इट्स फैक्ट्री. Expert advice indicates that restoration will be carried out in 2 distinct phases. The first phase requiring expenditure of 2 million to remove contaminated soil from the area, and second phase commencing 3 years later. मतलब second phase का जो खर्चा है वो 3 साल के बाद करना है, from the end of first phase, मतलब जब end फर्स्ट फेज का खर्चा इंकर करेंगे, उसके 3 साल के बाद सेकेंड फेज वाला खर्चा हम लोग को इंकर करना है। फर्स्ट फेज का खर्चा इज 2 मिलियन, सेकेंड फेज का खर्चा इज 3.5 मिलियन, जो कि अपने को दिया हुआ है। आगे, मैरिको यूजेस अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्सेशन ऑफ 10% एंड दी एक्सपेंडिचर व्हेन इंकर्ड विल अट्रैक्ट टैक्स रिलीफ एट द कंपनीज मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ 30%। अपने को वैसे भी प्री टैक्स रेट चाहिए होता है, वो 10% का 30% का मार्जिनल रिलीफ वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने को। मैंने ऊपर ही बताया आपको जब 36 पढ़ रहे थे अपन, कि अपने को हमेशा टैक्स रेट प्री टैक्स वाला लेंगे अपन। मैरिको हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनी प्रोविजन फॉर सच कॉस्ट इन द पास्ट एंड टुडेज डेट इज 31 March 12. The first phase of the cleanup will commence in few months time and will be completed on 31 March 13, when the first payment of 2 million will be made.
फेज 2 कॉस्ट विल बी पेड 3 years लेटर फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फेज। तो उस केस में वो बोलता है कि 31 मार्च 12 को रिस्टोरेशन कॉस्ट कितना बुक करेंगे, वेरी सिंपल, जो अपने को अगले साल इंकर करना, दैट इज इन द ईयर 12-13, कितना है 2 million। इसको अपन डिस्काउंटेड वैल्यू पे बुक करेंगे, डिस्काउंटेड एट द रेट 10%, एक साल से डिस्काउंट करना है इसको, बराबर। लेकिन जो रिमेनिंग खर्चा है 3.5 का, वो अपने को 3 साल के बाद इंकर करना है। तो 12-13 से थर्ड ईयर कौन सा आएगा, 14-15 छोड़ दो, सॉरी 13-14 छोड़ दो, 14-15 छोड़ दो, वो आएगा 15-16 में। इसको इस साल में इंकर करना है, बराबर। कितना इंकर करेंगे, 3.5 मिलियन इंकर करेंगे। तो यहां भी जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, यहां लेंगे 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर और यहां लेंगे 1st ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। वाई, इस वाले में 2nd ईयर का क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज ये खर्चा 2nd ईयर में नहीं, ये खर्चा अपने को 4th ईयर में इंकर करना है, मतलब फर्स्ट खर्चे से 3 साल के बाद में इंकर करना है। 3 साल के बाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको 16-17 बोलो, नहीं, 3rd ईयर में इंकर करना है उसका मतलब। क्लियर सबको ये वाला पार्ट। तो बस 2 मिलियन को एक साल डिस्काउंट करना, 3.5 को 4 साल डिस्काउंट करना, आपको आंसर मिल जाएगा, खत्म। तो इसके अंदर ये था, ये भी सिंपल था, बट अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। तो डन विथ 37। 38 में देयर आर नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जब ऐसा देखते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है कि चलो एक इंडेक्स में तो कोई एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इंडेक्स नंबर 40 की तरफ। 40 के अंदर कोई भी कंसेप्ट का एडिशन नहीं है, क्वेश्चन का एडिशन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 आप होमवर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75 अपन डिस्कस करेंगे। आइडियली 75 बहुत बेसिक है, लेकिन अपन फिर भी इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। आ जाओ 74 प्लीज रीड कर लेना एक बार। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है एज अ स्टूडेंट आलसपना कर जाते हैं लोग, और वो आलसपना ना 6 महीना भारी पड़ता है। तो प्लीज पढ़ो 74, फिर इधर आओ, देखो क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 30 lakhs on 1st May 11 with an intention to earn rentals। intention to earn rentals है मतलब इंड एस 40 के अंदर आ गया, बात खत्म, आगे बढ़ते। द परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय अ लोन, इंटरेस्ट ऑन विच इज पेबल एट द रेट 5%। तो हम उस केस में हमारे परचेज प्राइस में 30 lakhs लेंगे, या 30 lakhs के ऊपर जो इंटरेस्ट भरना है वो भी लेंगे। तो इंटरेस्ट हम कभी भी असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते अनटिल एंड अनलेस इट इज अ क्वालिफाइंग असेट। तो यहाँ तो बिल्डिंग ही परचेज कर लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है क्या, नहीं। कंस्ट्रक्ट करते तो ये जो इंटरेस्ट है वो हम बोरिंग कॉस्ट मान के इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये तो परचेज किया है, तो ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, ये इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जितने भी साल का वो इंटरेस्ट लगेगा, जब भी लगेगा उस समय पे। आगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड डायरेक्ट लीगल कॉस्ट ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली वर इंकर्ड। मतलब 30 lakhs में आप क्या ऐड करोगे, एक तो आप 1 लाख ऐड करोगे, 20,000 भी ऐड करोगे, बिकॉज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है। आगे, एक्स लिमिटेड रीडेवलप द बिल्डिंग इनटू रिटेल शॉप्स फॉर रेंट अंडर ऑपरेटिंग लीज टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज, एक्सपेंडिचर ऑन रीडेवलपमेंट वर्क। मतलब क्या किया, एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग को थोड़ा रीडेवलप करने का कोशिश किया इनटू रिटेल शॉप्स, ताकि वो रेंटल पे अच्छी तरीके से दे सके। समझ लो एक 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है, तो उसने वो 1000 स्क्वायर फुट के एरिया को 4 पार्ट में बाइफिकेट कर दिया, ताकि वो 4 दुकान बनाकर उसको रिटेल अपन किस पे दे सके, रेंटल वगैरह पे दे सके, बराबर। तो वो प्लानिंग वगैरह करने में उसने कुछ इंकर किए। एक्सपेंडिचर ने डेवलपमेंट वर्क 2 लाख प्लानिंग परमिशन वगैरह के लिए। अब मुझे बताओ, क्या ये प्लानिंग परमिशन इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस? द आंसर इज यस, बिकॉज अगर अपन ये परमिशन नहीं लेंगे तो अपन प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो रीडेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में दिस इज योर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। तो आप क्या करोगे, आप 2 लाख को भी ऐड करोगे। उसके बाद क्या बोलता है, 7 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अच्छा, ये भी तो ऐड करना चाहिए, 7 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये भी ऐड होगा, इंक्लूडिंग 40,000 रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस अपन कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, बराबर। तो उस केस में बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग हो गई 30 lakhs प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 2 lakhs प्लस 7 लाख माइनस 40,000। 40,000 माइनस क्यों किया, बिकॉज 7 लाख के अंदर 40 वॉज इंक्लूडेड, बराबर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने बताया था ये भी आराम से आप कर सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी इसको सॉल्व करके आपको दे दिया। सो दिस कंप्लीट्स आवर इंडेक्स 40 एज वेल। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया, 33 बहुत इंपॉर्टेंट, 34 सिंपल क्वेश्चंस, 36 जो कंसेप्ट ऐड हुआ है और जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, 37 बेसिक, 40 बेसिक, 38 में कुछ भी एडिशंस नहीं है, राइट। तो इस पार्ट को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बिगिन करेंगे फ्रॉम इंडेक्स 41। होप टू सी यू सून।